जी राजेश जी, ये कौटिल्य का लिखा था आपने, ये चेक नहीं हुआ था? ये चेक नहीं हुआ था अभी आपका? राजेश जी, प्लीज टेल। नहीं, नहीं सर, नहीं हुए थे। हाँ तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में आवाज़ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हैं, और टू वे रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ये ओके क्वेश्चन क्या था कि क्रिटिकली डिस्कस थॉट्स ऑफ कौटिल्य इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हाउ इट shaped the evolution of Indian administrative system in ancient, Mauryan, medieval, British। तो आपको सबसे पहले डिस्कस करना थॉट्स को उनके, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उनके थॉट्स कैसे दिखते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, है ना। और ये कैसे शेप किया है कौटिल्य के थॉट्स ने एंशिएंट इंडिया को, मौर्यन इंडिया को, मिडिएवल इंडिया को और ब्रिटिश इंडिया को। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी मैंने यहाँ पे लिखा था। उसके बाद फाइनली जो आपको लिखना है वो रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्य विजावी वेबर, गांधी, नेहरू एंड मोदी जी। तो काफी वाइड क्वेश्चन था, इसलिए दिया गया था कि जब भी आप लिखेंगे कौटिल्य, एक बात समझने की कोशिश करिए, इस क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ है। जब भी आप कौटिल्य लिखने की कोशिश करेंगे, इस सारे डायमेंशन को केटर करेंगे आप, समझ रहे हैं आप, कि यस उनके सर, यस। जितने भी पैरामीटर्स हैं, वो जितना भी उनका इवोल्यूशन का पैरामीटर है, वो इन सारे स्पेसेस में जाएगा। एक तो स्पेसेस में जाएगा, जिसको स्पेशियल चीज बोलते हैं, स्पेशियल, है ना, स्पेशियल डायमेंशन बोलते हैं उसको हम लोग। और एक होता है एक टाइम का, ठीक है, टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल मतलब टाइम का डायमेंशन, टाइमलीनेस का डायमेंशन। तो ये दोनों चीजें हम करेंगे यहाँ पे, स्पेस में देखेंगे, टेम्पोरल में देखेंगे, स्पेशल एंड टेम्पोरल दोनों को हम देखेंगे। तो इन चीजों की बात हम करेंगे, एंशियंट, मौर्यन, मीडिएवल, ब्रिटिश, पोस्ट इंडिपेंडेंस। सर, सर स्पेशल समझ में नहीं आया वो। स्पेशल का मतलब हुआ स्पेस रिलेटेड, स्पेस का मतलब होता है कहाँ से कहाँ, लाइक कौन से स्पेस से आ रहा है। जैसे कि इंटरनेशनल स्फीयर में आप देखेंगे, नेशनल स्फीयर में देखेंगे, प्रोविंशियल स्फीयर में देखेंगे, मतलब राज्य स्तर पे, फिर लोकल स्फीयर में आप देखेंगे इनके प्रभाव को। तो यहाँ जो अच्छा, बात, ओके ओके सर। यहाँ बेसिकली बात हो रही है नेशनल टेम्पोरल लेवल पे। टेम्पोरल मतलब टाइम क्या है, एंशियंट इंडिया, मौर्यन इंडिया से लेके मिडिएवल और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया तक। लेकिन जब हम उनके थॉट की बात कर रहे हैं, तो रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस हम देख रहे हैं किसके वर्सेस में, वेबर, गांधी, नेहरू और मोदी जी। तो ये पूरा का पूरा नेशनल स्फीयर पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप लिखेंगे ना, तो स्पेस वाले डायमेंशन को भूलेंगे नहीं, कि इनके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ा है कौटिल्य के थॉट से। आप समझ रहे हैं, पूछा है केवल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो बहाव है, झुकाव है, वो अब वो इंटरनेशनल लेवल से लेके, नेशनल से लेके, प्रोविंशियल से लेके, लोकल से लेके और पर्सनल लेवल तक है, जाता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमेसी भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का ही पार्ट है, आप समझ रहे हैं। तो वो चीज मैं यस यस। बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि लोग ये नहीं समझते कि इसी में हिडन होती है चीजें। और दो चीज जब तक आप समझ लेंगे, यही हम अपने बैच वाले बच्चों को समझाया बहुत अच्छे से, हैंड होल्ड करके, कि स्पेशल मतलब स्पेस डायमेंशन, इंटरनेशनल से लोकल तक, और टेम्पोरल मतलब एंशियंट से लेके अभी तक। और फिर क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है पर्सोनल लेवल पे, कि भाई कौन किसके टाइम में, जो यहाँ पे पर्सनल मतलब यहाँ जो पर्सन लेवल है, पर्सनालिटी लेवल है, उस लेवल पे हम कैसे तुलना कर सकते हैं। जैसे कौटिल्य को मैशियावेली से तुलना करेंगे, कौटिल्य को हम ग्रीक फिलोसफर बाकी जो है उनसे तुलना करेंगे, कौटिल्य को वेबर से, गांधी से, नेहरू से, मोदी से, और कौटिल्य को और बाकी सारे जो थिंकर हैं वर्ल्ड के, जो हम पढ़ते हैं, 10 के करीब थिंकर हमने देखा है कि मेजरली पूछ रहा है बीपीएससी, उससे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेंगे उस पर, आप समझ रहे हैं। इससे आपका एनरिचमेंट होगा, कुछ भी नहीं है बाहरी चीज, यहीं पे आपको दिमाग लगाएंगे, अपने आप आपका सोचना जो है बेहतर हो जाएगा। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द माइंड। माइंड है ना ये। सर विंड है। हम्म। सर वो विंड है। विंड है, अच्छा, डायरेक्शन ऑफ यस द यस। विंड। तो थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आपका लेजिबल हो, जैसे अगर मैं एक बार में नहीं पढ़ पाया, आपसे पूछा, तो वो चीज, बट द गुडनेस ऑफ द पर्सन स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस, कौटिल्य। लेकिन यहाँ पे आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कि गुडनेस, गुडनेस जो ये बता रहा है पर्सन, वो उससे क्या लेना देना है हमें एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर आप इस चीज को बोलते
कि ये जो गुडनेस है वो उसका यूज आज के डेट में पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, तब मैं मानूं। लेकिन अगर आपने इसको ओपनली लिखा है और पहला ही लाइन आपका ये है जो कि ओपन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अपने आप में ये चीज वैलिड है, लेकिन आपने जो यहाँ कॉन्टेक्चुअलाइज किया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, जो आपने देखने की कोशिश की है, वो सही तरीके से नहीं देखा। रादर कौटिल्य का आप या तो गुड गवर्नेंस का कोट उठाइए, या योगक्षेम वाला, या कुछ और चीज ऐसी जो कि करप्शन या कोई चीजों के बारे में बोला है। हालांकि नेगेटिव नहीं बताना है, पॉजिटिव ही बताना है, आप समझ रहे हैं। तो कोटेशन जी यहाँ पे, सर। कोटेशन यूज सही नहीं है। तो पर्सनल कभी मत लिखिए, हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव लिखिए, तब जाके होगा थिंकर में। बाद में लिख सकते हैं इंडिविजुअल, लास्ट में बता देते कि एथिक्स वाले में इन्होंने ये चीज बताई है, बट यहाँ पे नहीं बताना था। Cortelia's idea on state and statecraft is not a time bound. Arthashastra, which was compiled by Kautilya nearly 2500 years ago after deep insight into statecraft theories and principle to govern a state. ये ठीक है आपका, आपने इसमें टेम्पोरल डायमेंशन दिखाया है और वो चीज बताया है कि टाइम बॉन्ड नहीं है, तो अच्छी बात है। कौटिल्य प्लेड मेन रोल इन ओवरथ्रोइंग द माइटी नंदा डायनेस्टी एंड ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस। बहुत ही अच्छा है आपका ओपनिंग लाइन है और बहुत यूनिक आपने इसमें लिखा है। ठीक है, तो थैंक ये यू चीज सर। है, लेकिन इसमें आपको क्या करना चाहिए था कि थोड़ा सा आपको स्टेट और स्टेट क्राफ्ट के बारे में, यहाँ पे जैसे 2500 ईयर से को लिखा ना आपने, तो इसमें आपको लिखना चाहिए था, जैसे कि मौर्य का आपने लिख दिया ना, चंद्रगुप्त मौर्य, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र कर देना चाहिए कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को लाने का उसका रीजन क्या है, क्या क्यों ऐसा चाह रहा था। तो मिस गवर्नेंस जो आपने लिखा है यहाँ पे, शायद गुड जी सर। गवर्नेंस, ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस, तो मिस गवर्नेंस को हटा के बाकी ठीक है। आपका थोड़ा शब्द सिलेक्शन जो है और अच्छा हो सकता था, बट वो बहुत ही अच्छा है आपका। ओपनिंग लाइन को छोड़ दें तो दोनों पैरा ओके है। कोटिलिया प्रोपोनेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज लाइक इफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे, जब तक कैटेगराइज आप ना करें प्लीज, जब तक आप मेजरली कैटेगराइज ना करें, मेजर कैटेगराइजेशन, तब तक आप इसको तब तक आप इसको इफिशियंसी या ग्रोथ या कंसोलिडेशन ये सब चीजें ना लिखें, छोटी चीजें ना लिखें। तो क्रोटिलिया का जो थेरी है, तो आपको या तो उसका जो सप्तांग थेरी है उसका जिक्र आप पहले करें, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उसका उसने बताया है उस चीज का जिक्र करें, या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो उन्होंने जिक्र किया है उसके बारे में जिक्र करें। तो ये सब आप जिक्र कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं, ये सब आप यस सर। जिक्र कर सकते हैं, तब जाके आपका होगा। उसके बाद ये सब चीजें लिखें, है ना, एक्सपैंड प्रॉस्पर सो मच बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर एंशिएंट इंडिया। तो ये आपने थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस वाला टच लिया है, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इक्वायर, कंसोलिडेट, एक्सपेंड एंड प्रॉस्पर। तो ब्रॉडर लिया है आपने हालांकि, लेकिन उसको थ्योरी वाले में डाल देना चाहिए था तुरंत के तुरंत, कि सप्तांग थ्योरी और बाकी थ्योरीज के थ्रू उन्होंने ग्रोथ और ये सब कंक्लूड कराया, तो केवल पॉलिटिकल ये नहीं दिखता। समझ रहे, निट्टी ग्रिटी जो मैं बता रहा हूँ। बाकी ओके, एफ डब्ल्यू टेलर बिफोर ये सब, एंशिएंट इंडिया, मिडेवल, है ना। तो ये आपको इतना पूरा नहीं लिखना है, फिर पूरी की पूरी चीजों को टेल एंडर नहीं बनाना है। बस आपको एक या दो थिंकर लिख के यहाँ पे छोड़ देना था। मॉडर्न क्लासिकल थिंकर लिख देते, लाइक टेलर, फ्योर, बस हो गया। और ये इतना ज्यादा फिर आपको वापस नहीं लिखना, इससे आपका वर्ड की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि आपने देखिए कौटिल्य का 11 पेज में आपने लिखा है, जो कि नहीं है सही। आपको उसी 5-6 पेज में सबको लिखना था, सब कुछ लिखना था, इनफैक्ट थोड़ा सा छोटा 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 नोट टाइप का, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाता, राइटिंग स्किल भी बढ़ जाता, और आपका यहाँ पे वर्क प्रोफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी भी दिख जाती। Not idealist, but a pragmatist based on realism in present Central India, stand on Russia-Ukraine crisis clearly on that time। तो ये चीज ठीक है आपका, बट यहाँ पे एग्जाम्पल जो लिख रहे हैं आप, वो थोड़ा सा पहले ही एग्जाम्पलीफाई करके लिख देते तो अच्छा रहता। वैसे ठीक है, ये इतना टेलेंडर डालने के बाद जब लिखेंगे ना, तो आपका इम्पैक्ट कम हो जाता है, आप समझ रहे हैं। रैदर जब थ्योरी लिख रहे हैं, जब आप उसको बता रहे हैं, चीजों को, छोटी छोटी चीजों को बता रहे हैं, वहीं पे एग्जाम्पल पट से ले लेना होता है। वैसे ये बहुत ही अच्छा आपका है। तो आपने कुछ कुछ चीजों को अच्छा लिखा है, कुछ चीजों को आपने मिक्स मैच किया, कुछ चीजों को जबरदस्ती इसमें बढ़ाया है, जैसे कि ये ओके नहीं रहा, ये ओके है, वो दूसरा वाला ओके है, ठीक है। इसके बाद ये वाला ओके है, बट ये टेल एंडर ठीक नहीं है।
ये वाला एग्जाम्पल ठीक है आपका। आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स ऑफ कौटिल्य आपने कैसे लिखा है। कौटिल्य, चेक एंड बैलेंसेस, ओके। यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क, कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, बजटिंग, हायरार्की, सेंट्रलाइजेशन, चेक एंड बैलेंसेस। देखिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में सबसे पहले कोर आइडियाज में सप्तांग थ्योरी आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। उसके बाद जो है आपको जो योगक्षेम का कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो वो सब पहले आना चाहिए था ना। तो ये सब जब आप सप्तांग थ्योरी, योगक्षेम, ये सब नहीं लिखेंगे तो ये सब लिखने का कोई मतलब फिर ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में तो आता है, लेकिन ये सब पर्टिकुलरली उसके क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट नहीं है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स माने जाने चाहिए ज्यादातर। समझ रहे हैं। हालांकि आपने जिस तरीके से लिखा है उसमें अगर आपको यहीं पे सप्तांग थ्योरी और ब्रॉडर उसका जो स्टेट का अपैरेटस है उसको जो बताया है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो उन्होंने सन्निधाता, समाहर्ता, ये सब डिपार्टमेंट्स जो बताए हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन आपको बचाना चाहिए था। वो सब चीजें बतानी चाहिए थी, फिर जाके ये सब चीजें को आना चाहिए था आप लोगों को, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में। ठीक है। तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो क्यों नहीं आया स्टार्ट में, तुरंत क्यों नहीं आया वो चीज। एनीवे, जो आपने लिखा है मैं उसको जरूर करूंगा, बट वो इम्प्रूवमेंट था मेरी तरफ से। एब्सोल्यूट पावर्स टू द किंग, बट लेकिन आपको एब्सोल्यूट पावर में यहाँ पे ये लिखना चाहिए था कि बेनेवोलेंट किंग था। बेनेवोलेंट था किंग, एब्सोल्यूट होते हुए भी, एब्सोल्यूट मोनार्की होते हुए भी बेनेवोलेंट काइंड ऑफ किंग ये था यहाँ पे। तो ये चीज आपको लिखना ही चाहिए यहाँ। अब देखिए यहाँ ये पे, सर थोड़ा बैलेंस हो जाता है समझते हैं। Aurelia gives extensive powers to the king and attaches an element of divinity। ठीक है, ये ठीक है आपका। रक्षण एंड पालना, अच्छा अब इसके अंदर आपने लिखा यूनिटी ऑफ कमांड में प्रोटेक्शन फ्रॉम बोथ नेचुरल कैलामिटीज एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वन ऑफ द 14 प्रिंसिपल ऑफ फेओलिज्म, ब्रिटिश ब्रिटिश राय गवर्नर जनरल, ये क्या है? सर राज बहुत था, गलत हो गया था। ब्रिटिश राज, ओके ओके। तो एक काम करिएगा, यहाँ पे जब भी एग्जाम्पल 3 4 दे रहे हैं तो ऐसे पॉइंटेड बनाइएगा, ठीक है। अलग अलग कर दीजिएगा। ओके। वैसे आपका ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और अच्छा है, ये पॉइंटर्स जो आपने लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या किया है कि इस प्रिंसिपल को यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर डाल दिया, जो गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सप्तांग थ्योरी का जिक्र आपको फिर भी करना चाहिए था स्टार्ट में, है ना। तो वो चीज अच्छा, यस सर। सातों एलिमेंट को आपको दिखा देना चाहिए था। डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंट, मीनिंग, रिमार्क, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा आपने अभी लिखा है, ठीक है। महा दंड नायक, दंड पासिका, यस ठीक है। सर। दंड पासिका, महा बलाधिकारिता, एंड ये क्या है? तीन का सर। इनिका, आयुक्ता, ठीक है। आर्मी, पॉलिसी, जुडिशरी, रोडवेज, सीएसडी, एसएसपी, सीजीआई, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ये कौन सा मिनिस्ट्री लिखा आपने? हाँ ये सर, वो थोड़ा छूट गया सर उसका। ये थोड़ा सा अक्षर पे ध्यान दीजिए आप, नहीं तो मेजर मेजर डैमेज हो जाएगा आपका। क्लीनलीनेस बहुत चाहिए, कटकुट नहीं करना है, अक्षर को बहुत अच्छे से लिखना है, थोड़ा अच्छे से उसको मैच कराते चलना है ना। ऐसे करके मैच कराते सर चलना वो है। डीआईपी लिखना चाह रहे थे, डीआईपी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर्सनल ट्रेनिंग। प्रिंसिपल ऑफ कोड, अच्छा कोई बात नहीं है, उसको ठीक कर लीजिएगा। अच्छा है ये चार्ट आपने जो बनाया बहुत ही अच्छा है। डिवीजन ऑफ वर्क आपने बताया, एक लाइन में यहाँ लिख देना था, इसके बाद बना देते। एनीवेज वो अच्छा है आपका। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, मंत्री परिषद, परिषद लिखिए या मंत्री लिखिए, जो भी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस, हैरी पार्कर पोले प्रोपोनेंटेड 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है ये चीज, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए था, मंत्रिमंडल परिषद का टाइप बताना चाहिए था कि ये, इसकी बात राजा को सुनना या ना सुनना राजा के विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करता था। आप समझ रहे हैं। तो लेकिन ऐसा आज के डेट में प्रेसिडेंट के साथ नहीं है, प्रेसिडेंट को सुनना ही सुनना है कैबिनेट की एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस। तो ये चीज आपको बताना चाहिए, तब ज्यादा बेहतर रहता। हैरी पार्कर बोलेगा अच्छा। सर हम्म। सर यहाँ पे आर्टिकल 143 लिख सकते। क्या बोला आपने? आर्टिकल 143 यहाँ पे लिख सकते थे। बिल्कुल लिख सकते हैं। आर्टिकल 143 लिखिए, 74 75 लिखिए, सारा लिख सकते ओके हैं। सर। अर्जेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइस,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम, कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम आर परमानेंट सम आर। थोड़ा लिखने में जब एग्जाम्पल लिखते हैं ना तो उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिखने की कोशिश करिए जिससे कि सेंटेंस समझ में आए। एट Yes, प्रेजेंट, interesting. हाँ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू पीएम, कोऑर्डिनेशन कमिटी सेटअप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सम आर परमानेंट सम आर। देख रहे हैं कितना कैरिकेचर आपने लिखा है, तो आपको क्लियरली बताना होगा कि कौन सा परमानेंट कौन सा ये, और आपने क्या मीनिंग किया। वैसे एग्जांपल्स ठीक हैं, वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप पर्टिकुलरली बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन के लिए ये सब कमिटी या कमीशन या इकोनॉमिक एडवाइजर बनाई जाती हैं, तो अच्छी बात है आपने लिखा है। तो ये चीज़ है। कैबिनेट को भी अल्टीमेटली कोऑर्डिनेटर ही कैबिनेट कमेटी को और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भी कोऑर्डिनेटर ही माना जाता है, वो भी बता सकते हैं आप, क्योंकि वो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। प्लानिंग एंड बजटिंग, कोष। अब देखिए कोष यहाँ लिखा आपने, लेकिन स्टार्टिंग में उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अचानक आके गिरा ना, ये है कि नहीं। तो ये चीज़, हाँ सर, वो तो ये सही एनोमली है। दिखती है एग्जामिनर को। आपको ये नहीं दिख रहा है क्योंकि आप लिखना चाह रहे हैं तुरंत तुरंत। रादर आपको अगर बनाना ही था तो दो बना देते, स्टेट का ये नेचर बता देते, सप्तांग, ठीक है, मंडल थ्योरी जो है वो भी बता सकते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन का है छोटा सा, और एक तरफ आप ये जो बाकी थ्योरीज बता रहे हैं वो लिख देते, तो भी चल जाता आपका काम, है कि नहीं। तो ये यस सर, चीज, मैं ध्यान दूंगा सर। कंजिस्ट ऑफ थ्री ऑफिसर्स, कलेक्टर जनरल टॉप लेवल, ट्रेजरार जनरल मिडिल लेवल, सुप्रिंटेंडेंट जनरल लोअर लेवल, ये चीजें आपको बतानी है। तो इसमें ठीक है, कंजिस्ट ऑफ थ्री ऑफिसर्स, लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए। और जब ये दे रहे हैं ना डैश, तो ये डैश का यूज कम करिए। मैं ऐसे बताने के लिए पॉइंट बता देता हूँ, लेकिन पॉइंटेड में हमेशा 1 2 3 करके लिखिएगा, ऐसे कोशिश करिए, या ABC लिख करके लिखिएगा। आप डिफरेंट डिनोटेशंस 1 2 3 ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे कि पढ़ने वाले को आसानी हो। एक बात समझिए कि ये स्ट्रक्चर वाइज बहुत हिला हुआ होता है, क्यों? क्योंकि बहुत लंबा होता है, 5 6 पेज का होता है, समझ रहे हैं। तो पेपर पे अच्छा भी दिखना चाहिए, और ये स्टार स्टार का यूज नहीं करना है आपको, ये सब इनफॉर्मल तरीका यूज नहीं करना है। और आपको हमेशा थोड़ा सा इज्जत के साथ लिखना है कि इट कंजिस्ट ऑफ थ्री ऑफिसर, इट कंजिस्ट ऑफ फोर ऑफिसर्स, तो फोर लिखिए, यहाँ पे थ्री लिखिए, इसको सजाइए इसी तरीके से, 1 2 3 कर दीजिए। ये सब चीज़ आप करिएगा तब जाके होगा। रेवेन्यू कलेक्शन, ब्रॉड मेयर वर्क्स, ऑब्जर्वर ऑफिसर्स, रेम्यूनरेशन एट बॉटम लेवल ऑफिसर, ठीक है ये सब चीज़ें। अब इट इज ऑल्सो मेंशन इन गुलिक एंड अरबिक पोस्टकॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल ठीक है आपका, हमेशा एग्जाम्पल से पहले एग्जाम्पल लिखा कीजिए, फॉर एग्जाम्पल लिखा कीजिए, ठीक है, ताकि ध्यान जाए, और उसको हाईलाइट भी करिए, ऐसे बॉक्स बना के फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या EG करके लिख सकते हैं, ऐसे घेर के। ये करिएगा तो आपका अच्छा रहेगा। हायरार्की, क्लियर कट हायरार्की, महामात्य अमात्य के बाद समाहर्ता अध्यक्षा, युक्ता, युक्ता बॉटम, ये ठीक है आपका। लेकिन जब भी आप तीर लगा रहे हैं या कुछ भी लगा रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि वो अच्छा दिखे, और अदर देन इनफॉर्मल दिखने की वो फॉर्मल दिखे हमेशा, समझ रहे हैं आप। तो वो चीज़ आपको करनी है, कोशिश करनी है कि प्रेजेंट नीटली हो जाए। गुलिकन और लाइक गुलिकन फ्यूल एक्सेट्रा आल्सो टॉक अबाउट हायरार्की, ठीक है, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑफिसर्स, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, रादर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ जाता, तो सेक्शन ऑफिसर से लेके ऐसे करके आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी तो बाद में आएगा, इससे पहले जो है डिप्टी सेक्रेटरी आएगा, ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, फिर हाँ, अंडर सेक्रेटरी भी होगा उससे पहले, अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी एंड ऑल। तो वो चीज़ आप एक बार देख लेंगे और इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी श्योर सर। गवर्नमेंट हायरार्की, तो इंडियन गवर्नमेंट हायरार्की तो मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये अलग करना है। जैसे कि इतना ज़्यादा लिखने की आपको पहले चित्र बनाना चाहिए, इसके नीचे फिगर करके लिखना चाहिए, हायरार्की, बिहार इंडिया। अब उतना ज़्यादा नहीं कि पूरा का पूरा लिखे जा रहे हैं और एकदम अजीब सा ये स्ट्रक्चर कर दिया कि कहाँ पे क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो नहीं करना है आपको। हमेशा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, तभी नंबर आएगा। आपका कंटेंट बहुत बुलंद है, इस चीज़ का बिलीव करिए,
इस चीज को मान लीजिए, क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ ऑथेंटिकेट करके तो मैं किसी को खुश नहीं करता जनरली। इसे ध्यान रखना आप। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, किंग इज एट सेंटर एंड एट द टॉप। तो इसको घेरना है आपको, ऐसे फिर दिखाना है ना। पुरोहिता है, एडवाइस काउंसलर है। तो जो चीज पहले है उसको पहला, जो चीज बाद में है दूसरा, जो चीज ऐसे करके आपको लिखना है ना। किंग, अब ये किंग आपने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ बनाया, तो थोड़ा सा या तो फ्लो चार्ट में हो जाता कि किंग यहाँ है और किंग के सबसे नजदीक पुरोहिता है, और उसके बगल में मिलिट्री का सेनापति हो सकता है। ऐसे करके फ्लो चार्ट टाइप का भी बनाया जा सकता है, जिसमें सारे लोगों को किंग के साथ रिलेटिव बनाना था, ना कि ऐसे फ्लो चार्ट में एकदम बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता वैसा। आप समझ रहे हैं? किंग के साथ कौन खड़ा है कहाँ पे, वो चीज बना दीजिए, अच्छा रहेगा। रिलेवेंस ऑफ कौटिल्य इन प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन, द नॉर्मेटिव सेटिंग of Kautilya's Arthashastra in the political unification of common culture at Indian subcontinent. Twofold aim of Arthashastra: Yogakshema, territory protection. How territory should be acquired. ठीक है, योगक्षेम वगैरह आपने यहाँ लिखा, अच्छी बात है। प्राइमरी एम योगक्षेम इज प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ जो आपने लाइन में ही तीर मार दिया, इससे बचेंगे आप। अब लिखेंगे प्राइमरी ऑफ योग। अब यहाँ पे तरीका क्या था बनाने का? सिंपल तरीका था कि आपको लिखना था, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना था और यहाँ पे लिखना था प्राइमरी एम। प्राइमरी एम, या नहीं तो वो भी छोड़िए, योगक्षेम लिख देंगे आप बीच में, और उसका निकाल के 3 रे बना के, 4 रे बना के डाल देंगे, और नीचे लिख देंगे फिगर प्राइमरी एम ऑफ योगक्षेम। आप समझ रहे हैं? तो वो इनफॉर्मल से फॉर्मल में तब्दील होगा। ये जो फ्लो चार्ट है ऐसे ही लिख दीजिएगा, इम्पैक्ट ही नहीं क्रिएट करता है। उसको चाहिए फॉर्मेलिटी, हर चीज में प्रेजेंटेशन चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, कंटेंट पे ही नहीं। कंटेंट आपका ठीक है, ठीक है। और इन रिसेंट टाइम जो आपने लिखा है, इसको ज्यादातर एग्जाम्पल में लिखिए। फॉर एग्जाम्पल इन रिसेंट टाइम ऐसे लिखिए, तब होगा। तो आपने लिखा इंटरनेशनल रिलेशन इज क्रूसियल, तो यहाँ पे आपको बताना था मंडला थेरी, कि भाई राजा का दोस्त जो होता है ना, दोस्त का दोस्त और दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसे करके बनाना है। वो एक जो एक गोला गोला करके बनाते हैं, वो देख लीजिएगा इंटरनेट पे, एक उसका है, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी है। लर्निंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन, अन्वेषिकी, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, वेदा, थियोलॉजी, वेदत्रयी, वार्ता, दंड नीति, डिसिप्लिन। तो ये सब चीजें आपको आपको थोड़ा अच्छे से दिखाना होगा स्पेस लेके। तो नेक्स्ट पेज में बनाइएगा और क्लियर कट लिखिएगा, एकदम सही है। हालांकि ये चीज, इस चीज का जिक्र हमने भी अपने नोट्स जो दिए हैं उसमें भी किया है, आंसर जो दिए गए हैं। लर्निंग फ्रॉम अदर्स, कौटिल्य एम्बेडेड द आइडिया लर्निंग फ्रॉम द एनिमी और द असुराज, ठीक है। द बेस्ट टीचर इज एनिमी, ठीक है। तो वहाँ पे आप बताएंगे ना यहाँ पे कि डिजास्टर मैनेजमेंट से हम कितना ज़्यादा सीखे हैं, कोविड-19 मैनेजमेंट से कितना ज़्यादा सीखे हैं हम। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को बताएंगे ना कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो ग्रो किया डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने में, जो कि अनसीन था, बिकॉज ऑफ आवर प्रिपेयर्डनेस एंड आवर लीगल, रैशनल, सिस्टेमिक चेंजेस। आप बात समझ रहे हैं? वारक्राफ्ट, रक्षा एंड पालना, टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द क्या है ये, ऑनगोइंग इशू ऑफ जनपदा, राष्ट्र और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी इज मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल। Many mechanism is in place to deal with unity and integrity। ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत नहीं है। मंडला थ्योरी, इशू ऑफ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, स्टेट क्राफ्ट आर डायनेमिक एंड इनोवेशन ऑफ आइडियाज एंड मीन्स एंड वेज टू हैंडल इट। अभी बाद में लिखा आपने इसको। देयर आर थ्योरीज। सही मिस्टेक ये पहले होनी चाहिए थी सर। बिल्कुल, देखिए वो वही है कि प्रायोरिटी आपका क्या हो रहा है। प्रायोरिटी आपका कुछ भी बीच में डाल दे रहे हैं आप। आपको सबसे पहले ये वो नहीं देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे योगक्षेम ठीक है, वो गुड गवर्नेंस का है। बट अगर आप देखें कि स्पेस बेस्ड में सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन का जिक्र करेंगे, फिर नेशनल अफेयर में सिक्योरिटी इंटेग्रिटी का जिक्र करेंगे, फिर स्टेट के अफेयर्स में जो उसका बाकी अवयव है उसका जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में क्या बताया वो बताएंगे। तो ऐसे करके जाएंगे ना आप, तो एक सिलसिलेवार होगा। दिमाग को हमेशा सिलसिलेवार बनाना है, आपको यही सीखना ही है यहाँ पे। इतनी मेहनत मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप नॉमिनली जाके बस लिख देंगे कंटेंट। कंटेंट तो कोई भी लिख देगा, प्रेजेंटेशन जो करेगा वो विन करेगा यहाँ। रिलेवेंस, सिग्निफिकेंस, अब देखिए आप यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना था,
यहाँ इसको घेरना था और अच्छे से इसको लिखना था, ये यूज नहीं करना है। रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस, वैसे रिलेवेंस और सिग्निफिकेंस दोनों को अलग कर दीजिए तो वो भी अच्छी बात है कि रिलेवेंट कितना है सिग्निफिकेंट की। सिग्निफिकेंस ऑफ कौटिल्य पहले आएगा, फिर रिलेवेंस आएगा आज के टाइम के हिसाब से। कौटिल्य एंड वेबर, ठीक है, तो अब इसको भी घेरिए। मैक्स वेबर कौटिल्य एग्जिस्टेड इन डिफरेंट सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेटिंग एंड वर एनालाइजिंग, ठीक है, ये चीज है, आपने बस सिंपल सा एनालाइज कर दिया इसको कौटिल्य एंड मैक्स वेबर को यहाँ पे, तो ये अच्छी बात है। बट अगेन यहाँ पे जब आप लिखते हैं तो क्लैरिटी चाहिए, एकदम अजीब सा नहीं चाहिए। यहाँ भी 1 2 3 करिए, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ 1 2 3 नहीं है। तो mentor to empirical socialist king and this socialist propagated efficiency rational thinking। तो इसका बताइए कि लीगल राशनल सिस्टम किसका है, इसका है। और इसका सिस्टम क्या है, इसका ब्रूटिश सिस्टम है, या इरेशनल सिस्टम माना जाता है इसका, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा डिफरेंस भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा है बोथ। चलिए आप अगर मैच करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैच जो नहीं कर रहा वो भी आपको बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इफिशियंसी और जो आप बता रहे थे रैशनैलिटी वाले में, दोनों में तो अंतर है। यहाँ इरेशनल यूज किया है, इरेशनल टेक्निक्स का, यहाँ रैशनल थिंकिंग का, रैशनल टेक्निक का यूज किया है। बट कौन से वे में, यही एग्जाम्पलीफाई आप करेंगे तभी पता चलेगा कि इसने भी इफिशियंसी रैशनल थिंकिंग कुछ चीजों में लगाई है, बट जो यूज किए मेथड्स रूल करने के लिए वो इरेशनल मेथड्स हैं। ये इरेशनल मेथड को बिल्कुल डिनाई कर देता है, क्योंकि करिज्मेटिक अथॉरिटी, ये भी बोलेंगे आप कि ये करिज्मेटिक अथॉरिटी था और ये लीगल रैशनल अथॉरिटी था, केवल एक लाइन बोलने से अलग हो जाएगा। अब डिफरेंस जो है आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, डिफरेंस यहीं पे लिख देते आप, डिफरेंस। उसके बाद डिफरेंस में आपने कुछ लिखा ही नहीं, लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी, बस हो गया। तो उसको पिन पॉइंट करिए जैसे मैंने आपको बताया। कौटिल्य एंड गांधी जी, इसको घेरिए, इसको आप कैसे घेरिए। Great thinkers of their time and place both gave methods for smooth functioning of state. Both were socialist. Both were against capitalism. But Kautilya gave much importance to finance. But Gandhi जी gave more equal importance to moral goals. ठीक है, ये चीज है। Truth, non-violence, non-cooperation, advocate of peaceful means. Gandhi जी was advocate of Gram Swaraj, Swadeshi. But Kautilya believed in दंड नीति and कूटनीति। वहां आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जहां पे उन्होंने दंड नीति और कूटनीति का सहारा लिया था, वो चीजें बताएंगे आप। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने बोला कि भैया डू और डाई वाली बात, तो वो चीजें भी आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। बोथ वर सोशलिस्ट, लेकिन सोशलिज्म कैसे डिफरेंस था देन एंड देयर आपको बता देना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं। एनालाइजिंग या क्रिटिकली एग्जामिन तभी होता है कि देन एंड देयर आप दोनों चीज बताएं। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप बता दें कि कौटिल्य और गांधी जी दोनों सेम थे, नहीं, या अलग थे, ये भी नहीं। आपको कितना सेम कितना अलग थे, ये होता है एनालिसिस, ये होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन। Kautilya and Nehru. Kautilya was realist and Nehru was idealist. Both has love for the nation and its people, unity and integrity of nation. Kootiniti of Kautilya is just the opposite of Nehru. It's the idea of liberation and egalitarian, ठीक है। Discovery of India by Nehru जी। वैसे इस वाले में, कूटनीति वाले में भी दोनों का आइडिया सेम था उस लेवल पे जहाँ पे यूनिटी की बात करते हैं वो, ठीक है। लिबरेशन और इगैलिटेरियनिज्म वाले में भी आइडियाज मिलते हैं कुछ हद तक, वो भी बतानी पड़ेंगे आपको। completely different from the books of Kautilya Arthashastra and Chanakya Niti, both has scientific temper, ठीक है, both were secular and believe in अखंड भारत, ठीक है ये चीज। अच्छा, Kautilya and Modi जी। Chanakya gave a concept of nation first, nation is supreme not the ruler and king should serve the people। on the same time Modi ji also said the Pradhan Sevak and his every policy is people centric and nation first policy। Modi ji is on same path when he says minimum government and maximum governance and delivery of public goods, taxation and regulation has been digitized to reduce corruption। Chanakya on foreign policy and Modi ji's diplomacy। Chanakyan school of foreign policy is also prominent in Modi ji's government। रियलिज्म एंड नेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे आपने अच्छे से कंक्लूड तो नहीं किया, यहीं पे अपने एंड कर दिया है ना। जबकि मैंने आपको दोवाल डॉक्ट्रिन और ये सब सारी चीजें बताई थी, तो आप देख लीजिएगा, मैंने उसको कंप्लीट करके दिया हुआ है। क्लासेज में जो डिस्कस हुआ उसको रिपीट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी स्ट्रक्चरल गैप था मैंने बता दिया, एक एक चीज इंप्रूवमेंट बता दिया। और कंक्लूजन आपका है ही नहीं तो बताऊं क्या मैं। कंक्लूजन पे बात हो चुकी है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पे घंटों घंटों का क्लास हुआ है।
ट्राई टू बिल्ड सम कंक्लूजन एंड शो मी, जब आप दोबारा इसको बनाएं। लेकिन 11 पेज में कहीं से भी अलाउड नहीं है इतना ज़्यादा लिखना। अब इसको 6-7 पेज में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते, है ना, हो भी जाता वो चीज़। देखिए यहाँ पे आपको जो इसका लेंथ है ना उसको छोटा कर देंगे। रक्षण एवं पालना का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो ये है कि लाइक रक्षा करना किसको? अमीरों से गरीबों को, बुलंद लोगों से कुचलने वाले लोगों से, जो कुचल जा सकते हैं उन लोगों को। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ आएगा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं मैंने, जो 2 नोट्स मैंने दिए थे उसमें जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको दे रहा हूँ मार्क्स, कंटेंट हाँ बहुत, ठीक है, ठीक है सर। कंटेंट अच्छा है, कंटेंट में दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा लैकिंग है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डाउन है, इसको अप करना है। सर वही, सर हम्म। फ्लो नहीं बनता है, अक्सर माइंड में मैप नहीं आता सर, माइंड में। नहीं, फ्लो भी ठीक है, आप फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। आपको इम्प्रूवमेंट बता रहा हूँ, कभी ये मत सोचिएगा कि अब मैं बता रहा हूँ तो इम्प्रूवमेंट आपका है ही नहीं या आप उसमें है ही नहीं काम के, ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप? अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट फिर भी आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो चीज़ें मैंने बताई उस पर ध्यान दीजिए खाली। कंक्लूजन देखिए, हम्म। क्या करिए, ट्रिम करिए इसको पूरा। एक एक 2-2 लाइन में चीज़ों को बताने की कोशिश करिए। आप समझ रहे हैं बातों को? तो तभी हो जाएगा ये, तभी होगा ये चीज़, है ना। तभी जाके ये सुधरेगा। बाकी चीज़ ठीक है, आपका कंटेंट वाइज ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाइज और थोड़ा ट्रिम करेंगे तब होगा। अपने आप को एक्सप्रेसिव बनाइए, आर्टिकुलेटिव बनाइए, कम शब्दों में ज़्यादा बताइए। कोटेशंस का यूज़ बीच बीच में करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो इसमें मैं आपको 60% नंबर दूंगा, लेकिन कंक्लूजन होता तो थोड़ा बढ़ता आपका। 60% दे रहा हूँ क्योंकि आपका यूनिक कंटेंट है, कंटेंट अच्छा है आपका, रिसर्च अच्छा किया था। सर हाँ। सर 11 पेज हो गए थे, इसलिए मुझे लगा कि हो जाएगा। एक पेज और कंक्लूजन चले जाते हैं। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सब हैं आपके आंसर में। थोड़ा बिहार का एग्जाम्पल भी 1-2 कोट करने की कोशिश करिए, बस हो गया। कंक्लूजन लिखिए जरूर। देखिए 11 पेज हो गया यस। और इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब ये दिया गया तो क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन है, ये भी समझिए आप, कि कोई भी क्वेश्चन आप फ्रैगमेंट में पूछेगा तो आपको पता रहेगा ना, या उसमें से कुछ कुछ एसेंस आपको याद रह गया। देखिए मेरी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा यहाँ का आदमी, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको पूरा तैयार कर लोगे और इस स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो आपका स्ट्रक्चर एग्जाम हॉल में भी अच्छा रहेगा। आपको पूछे भले ही एक लाइन यहाँ पे, क्रिटिकली डिस्कस थॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और एवोल्यूशन, फिर भी आपको पूरा चीज थोड़ा 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 लिखना है। आप समझ रहे हैं बात को? तो आपका डायनेमिक होगा आंसर उतने ही कंटेंट में, उतनी ही जगह में, 5-6 पेज में। और अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन आपको बर्डन हो गया लिखने के लिए, तब तो कोई मतलब ही नहीं रहा फिर इस चीज का। नहीं नहीं सर, ऐसे ठीक है सर। तो उसका इंटेंट समझिए कि केवल कंटेंट बनाना इंटेंट नहीं था। अगर कंटेंट बनाना इंटेंट रहता तो मैं दे दिया रहता आपको, बस चलिए कि हो गया छोटा सा क्वेश्चन, उसका छोटा सा आंसर दे दिया रहता लोग, लेकिन इस चीज़ को यहाँ समझ नहीं रहे, दिक्कत है। ये हर्जबर्ग वाला देखते हैं हम। What are the various theories of motivation? Comment upon the theory of Herzberg in this regard. Detail with examples the differences between Maslow and Herzberg theory in this regard. ठीक है, तो देखिए डिफरेंट वेरियस थिंकर्स ऑफ वेरियस थेरीज ऑफ मोटिवेशन, तो एक तो ये चीज़ है। ट्रेड थेरी होगा, बिहेवियरल थेरी होगा, बहुत सारा थेरीज है जिसका एक लिस्ट मैंने आप लोगों को दिया। अब थेरी ऑफ हर्जबर्ग जो है वो कौन सी थेरी में पड़ता है, इसको लोकेट करना है आपको, और इसकी थेरी के बारे में बताना है, 2 फैक्टर थेरी क्या है। फिर मास्लो की 7 डिफरेंसेस आपको बताने हैं एग्जाम्पल देते हुए इन थेरीज के, है ना। तो यही एक कुल मिला के क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ब्रॉड भी है। अच्छा ठीक है, फ्रेड लुथांस के बारे में आपने लिखा, ये कितने पेज में लिखा गया? 7 पेज में, चलिए ठीक है। फिर भी मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट विद द साइकोलॉजिकल, physiological or psychological deficiency or need that activate behavior or a drive that is aimed at a goal or बहुत अच्छा है टेबल, बहुत। इसके बाद आइए, इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन organization and work were getting complicated and complex. To boost the efficiency of activity it was important to have motivated workmen. Many behavioral thinkers explained their motivational theories like Taylor, Fioll, Ilton-Mayo, Maslow, Herzberg and Bloom and so on. Content theory, ठीक है, इसको आप जो है ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे करके घेर दीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट करिए। फिर से अगेन प्रेजेंटेशन की दिक्कत है, तो आप ये समझ लें कि ये स्ट्रिक स्ट्रिक नहीं चलेगा, 1 2 3 करके लिखिए। थोड़ा सा अच्छे से ऐसे करके देख रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं, आप स्पेस दीजिए ना भाई। देखिए वो एक मेंटल सेटअप है कि आपको लग रहा है कि बाप रे पहले से स्पेस कम हो गया,
पूरा खत्म करना है 6 पेज में। ये थिंकिंग नहीं आनी है आपको। ये करना है कि भैया आपको हर जगह पे छोटा छोटा लिखना है, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और आपके स्ट्रक्चर पहले ही पता होना चाहिए कि कितने पार्ट इसके हैं, और उतने उतने पार्ट में आप लिखिए। या तो ऐसे कैसे करके बुंदू डाल दीजिए कि इतना ही लिखना है इस पार्ट में, इतना ही लिखना है इस पार्ट में। साइंटिफिक मैनेजमेंट ठीक है, कैरेटनिस्टिक, इकोनॉमिक मैन, और ये जो लिख दिया आपने उसको पूरा लिखिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा। मोनिस्टिक थ्योरी। अब ह्यूमन रिलेशंस वालों का आपने लिखा इतना, एक जगह आपने लिख दिया है कि ठीक है, कंटेंट में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे तीर बीर मार के लिख दिया, ये सब सही नहीं है। आपको 1 2 3 4 करके लिखना है, यानी तो बॉक्स बना के लिखना है। हायरार्की, 5 लेवल्स, हर्जबर्ग, ठीक है, सैलरी कंपनी, ये तीर मार के नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इसको फ्लो चार्ट अपने मन से मत बनाइए, कहीं से कहीं कुछ भी कनेक्ट हो रहा है। ये वर्ड लिख रहे हैं आप, पैराज लिख रहे हैं, तो इसको पूरा प्रॉपरली घेरिए और तब लिखिए। तो ये चीज़ ठीक है, ये वही कंटेंट है जो कि मैंने बताया था आपको कंटेंट थेरीज में। प्रोसेस थेरीज में एक्सपेक्टेंसी थेरीज हो गई, बैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी ब्रूम का हो गया, परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन पॉटर एंड लॉलर का हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हो गई। उसके बाद कंटेम्प्ररी थेरीज में कॉग्निटिव डिसोनेंस और ये सब चीज़ें आपने लिखी है। ये भी फ्लो चार्ट ऐसे ठीक नहीं है। आपको एकदम ऐसे लिखना है जैसे कि इसमें 1 लिखें, उसके बाद नीचे 2 लिखें, उसके बाद नीचे 3 लिखें, उसके बाद 4 लिखें, और उसके बाद ये ग्राफ भी बनाए। आप समझ रहे हैं? तब जाके ये सही रहेगा। उसके बाद फ्रेडरिक हर्जबर्ग डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच हैज ब्रॉड implications फॉर, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ नीड आर देयर, मोटिवेटर्स एंड हाइजीन। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा संभाल के लिखिए ना आप, मतलब इसको ये बना के बॉक्स बना के लिखिए और अलग अलग लिखिए, तब जाके समझ में आएगा। 1 2 3 4 करिए हर जगह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों लिखा आपने? ये नोट्स नहीं बना रहे हैं आप, ये चीज़ समझिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं लिखने हैं आपको, कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू जनरेट करना है, सब पॉइंट बताना है। ऑल इंडिविजुअल हैव 2 सेट्स ऑफ नीड्स, टू अवॉइड पेन तो पहला, दूसरा टू ग्रो साइकोलॉजिकली, ठीक है। 2 फैक्टर्स थ्योरी में आपको ये बताना है, सेटिस्फायर्स, तो सेटिस्फायर्स को बताइए। उसके बाद डिससेटिस्फायर्स भी आपने बताया, तो इसमें एग्जांपल बताइए। अभी लेटेस्ट एग्जांपल भी बताने की कोशिश करिए सेटिस्फायर एंड डिससेटिस्फायर में। जॉब एनरिचमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या बताया उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली बताने की कोशिश करिएगा। वैसे ठीक है ये आपका। जॉब सेटिस्फैक्शन हैव सफिशिएंट चैलेंज टू यूटिलाइज फुल एबिलिटी, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा लंबा भी लिखना है, कहीं कहीं पे छोटा सा आपको टाइप भी लिखना है। डिस्क्राइब 10 स्टेप प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। क्रिटिसिज्म में टू नैरो रेंज, ओनली इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्रोच टू स्पेसिफिक। माइकल मैक फेल्ट इंटरेस्टिंग बट, ये क्या है ये? माइकल नैश फेल्ट इंटरेस्टिंग बट not valid as a measure. रैंक रॉन्ग थ्योरी बताया उन्होंने। तो यहाँ पे देखिए, Yes. फेल्ट इंटरेस्टिंग, क्या चीज़ इंटरेस्टिंग? थोड़ा ग्रामेटिकली यहाँ पे सही रहना ना। मेथड साउंड इनकम्प्लीट, रेटर्स बाइस, स्मॉल सैंपल साइज, इग्नोर्ड सिचुएशनल वेरिएबिलिटी, ठीक है ये चीज। डिफरेंसेस बिटवीन मास्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरी, इसको ऐसे घेरिए, है ना, मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग ऐसे करके घेरिए, तब लिखिए। उसके बाद आ जाइए आप मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग, लोअर ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर बोथ मोटिवेटर्स, ओनली हायर ऑर्डर नीड मोटिवेट्स, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉय पर्सन, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, ये ऐसे करके स्लैश करके मत लिखिए, ठीक है। व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल एम्प्लॉय, प्रेस्क्रिप्टिव थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव आपने गलत लिखा। जनरल मोटिवेशन अलॉट अप्लाई टू ऑल पीपल इन सोसाइटी। जब भी लिख रहे हैं नोटेशंस को सही लिखिए ना। एग्जाम्पल लिखिए ना, ऐसे करके एग्जाम्पल करके या किक करके ऐसे करके लिखिए ना, तब जाके होगा। समझ रहे हैं आप? फंक्शनल रिवार्ड कैन मोटिवेट बिहेवियर, फंक्शनल रिवार्ड कैन मोटिवेटिंग फैक्टर। Despite all the challenges, the model itself is quite क्या है ये, intuitive and easy for people to relate to. Is very applicable in organization nowadays, and new concepts such as good governance, worker sensitive policy is in place. Swachh Bharat Abhiyan adopted all over the organization. Like other motivation theory, it also have relevance and applicability in all department and ministries in Bihar.
It is also productive in day-to-day activities. Need keep balance of both motivator and hygiene factors. And job enrichment is more important and job than in enlargement. ठीक है, ठीक है, ये कंक्लूजन ठीक है आपका। यहाँ पे कुछ आपने लिखा है जो भी स्वच्छ भारत हो सारा मैच हो रहा है, नीटनेस का ही है। प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा बिहार का यहाँ मिसिंग है। बिहार में मोटिवेशन या हाइजीन फैक्टर क्या क्या है, बिहार में काम करने के लिए क्यों नहीं आना चाहते हैं लोग, या इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बैठ रही हैं, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। ये सब चीज़ों को देखिए आप, तभी जाके यहाँ पे होगा। वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन आपने लिखा, कमेंट अपॉन लिखा, आपने डिटेल लिखा एग्जाम्पल के साथ, डिफरेंसेस मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग। यहाँ पे एग्जाम्पल, कुछ यूनिक एग्जाम्पल बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जरूर लिखिए, ठीक है। बिहार एडमिन सिस्टम, ये आप जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये आपका, इसमें और कोई क्वेश्चन आपको, जिसमें जो है आपको यहाँ पे थोड़ा कम ही दूंगा मैं, 28/50 दूंगा। 28/50 क्यों दूंगा, क्योंकि 2 नंबर मैंने काट लिया, क्योंकि यहाँ बिहार का एग्जाम्पल जरूर आना चाहिए था। थोड़ा प्रेजेंटेशन में नीटनेस नहीं है, फ्लो चार्ट्स कम है, मैज्लो को ठीक से नहीं डिपिक्ट किया गया, मैज्लो की हायरार्की को। तो ये सब चीज़ मिसिंग है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं। देखिए आप, यस यस। यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं, आपको लग रहा होगा कि आपने फ्लो चार्ट बना दिया, लेकिन आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया। और आपके प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी है, कौटिल्य वाला मच बेटर था, इससे ज़्यादा बेटर था। और इस तरीके से ये तीर मार मार के मत लिखिए, एकदम क्लियर क्लियर लिखिए, कॉम्प्रिहेंसिव लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट होगा इसमें, जो चीज़ें मैंने बताई उसको ठीक करिए। और स्ट्रक्चरल ठीक था इसमें, स्ट्रक्चर आपने ठीक बनाया था, जो भी चीज़ पूछी गई थी वो आपने कोशिश की है कंप्लीट करने की। चलिए, तो यहाँ पे बस 2 मिनट रुक जाइएगा, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपका कितना बचा, रिग्स बचा, उसके बाद ये बचा है ना, उसके बाद अप्रोचेस बचे हैं, मास्लो बचा है। चलिए, मास्लो को पहले हम देखेंगे, उसके बाद रिग्स को देख लेंगे। मास्लो, उसके बाद रिग्स, के बाद यूनिट 1 का ये दोनों अप्रोचेस एंड ये ना, 4 ही है ना आपका बचा हुआ ये। यस सर। ठीक है, तो मास्लो हम देखेंगे और बाकी 3 भी देखते हैं। रुकिए, मास्लो को देख ही लेता हूँ मैं। Maslow has made a great contribution to understanding of nature of motivation. In the light of above state, examine the influence of Maslow's hierarchy and needs theory, modern approaches to motivation. Why Maslow is said to be behavioral scientist, or he more than what is classical about Maslow. What are current uses of Maslow's theory in Bihar administration? तो आप देख रहे हैं ना, मास्लो को ही डिटेल में आपको लिखना है, एक एक चीज की, उनके नेचर ऑफ मोटिवेशन को उन्होंने कैसे समझा, क्या कंट्रीब्यूशन था, इन्फ्लुएंस क्या था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी का मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ मोटिवेशन में। मास्लो को बिहेवियरल साइंटिस्ट बोला जाना चाहिए या नहीं बोला जाना चाहिए, क्लासिकल क्या है मास्लोज के आइडियाज, तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं क्लास में। बट मैं आपका एक जो कॉपी चेक करना उसमें देख लेता हूँ कि स्ट्रक्चरल कैसा है, कंटेंट कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर आपको देखना हो तो क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था। इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन टू एक्सप्लेन द टोटलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट टू इमरजेंसी ऑफ बिहेवियरलिस्ट। इमरजेंसी ये क्या है, लेड टू, इमरजेंस। इमरजेंस होना चाहिए, इमरजेंसी नहीं। साइंटिस्ट सच एज फॉले, मायो, बर्नार्ड, साइमन, मास्लो, मैग्रेगर, आर्जाइरिस, हर्जबर्ग एंड सो ऑन ब्रॉट ह्यूमनिस्टिक वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीज important area of study in the field of organizational behavior include decision making, motivation, communication, etc. These are several theories of motivation has been proposed. इंसेंटिव थ्योरी, तो इसको 1 2 3 ऐसे नीचे लिखना था, यहीं से मत स्टार्ट करिए। मैकलीलैंड एक्सपेक्टेंसी, तो इसको नीचे लिखिए, मास्लोज हायरार्की इसको नीचे लिखिए, ऐसे करके लिखिए। ERG थ्योरी पूरा लिस्ट होना चाहिए, आप समझ रहे हैं, पूरा लिस्ट होना चाहिए। अब्राहम मास्लो इन हिज बुक अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन explains hierarchy of needs that motivate people, ठीक है। Maslow's father of humanistic psychology tried to understand behavioral through
behavior through psychoanalysis. He also studied M.K. Gandhi's and Albert Einstein. It took human needs on the basis of human behavior and it is a reflection of conscious and unconscious goal एज वेल हायरार्की ऑफ नीड्स। देखिए तुरंत आप जो यहाँ पे डाल देते हैं उसके नीचे थोड़ा स्पेस दीजिएगा ना, ब्रीथिंग स्पेस नहीं डालते, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता है उसी चक्कर में, कहाँ क्या लिखा हुआ समझ ही नहीं आता। अगर स्पेस दे देंगे तो समझ में आ जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन भी ठीक है, बाकी जो आपने फ्लो बनाया एकदम ठीक है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट मुझे लग रहा है। यहाँ पे हायरार्की को गलत लिखा गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करिए। आइंस्टाइन को भी शायद गलत लिखा गया, देख लीजिएगा स्पेलिंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, सोशलाइजेशन, सेफ्टी, फिजियोलॉजिकल ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, अब ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की जगह पे कुछ और यूज करिए वर्ड को जो क्वेश्चन से आ रहे हैं, रादर देन यहाँ अपने आप से मत स्ट्रक्चर बनाइए। आप समझ रहे हैं, जो भी सब हेडिंग है स्ट्रक्चर का, क्वेश्चन का, वो आपको लिखना चाहिए। fulfillment of lower need is a precondition for higher order needs to surface. A satisfied need no longer motivates a person. Hierarchy is not rigid as implied. There is scope for deviations. Human behavior is multi-motivated needs. As such, cannot explain all human behavior. Current use of Maslow's theory in Bihar administration. तो एकदम घुसा दिए इसमें आप स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा स्पेस लीजिए बॉस। ठीक है, ये ठीक है आपका, इसने बनाया अपने पर्सनल डेवलपमेंट में, आपने ऐसे बनाया। फिजियोलॉजिकल नीड में क्या है, बेसिक सैलरी होनी चाहिए। सेफ्टी नीड में टेन्योर और जॉब का, सोशलाइजेशन में यूनियन ऑफ एम्प्लॉइज ठीक है, सेल्फ स्टीड में नीड ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सेल्फ रियलाइज्ड बीइंग, वर्क सेल्फलेसली। यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं विपासना और बाकी सारी चीज़ें, जो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है और जो गैदरिंग होती हैं वो सब चीज़। और वहाँ पे बर्नार्ड को भी जोड़ देंगे कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑन मॉडर्न अप्रोचेज, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, इन्फ्लुएंस ERG थ्योरी, आल्डरफर वी फाइंड इट ओन 3 स्टेप, एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस, ग्रोथ नीड। सही है, कंटेंट भी इसका सही है आपका। एग्जिस्टेंस में बेसिक मटेरियल, सैलरी, वेज फ्रॉम गवर्नमेंट, रिलेटेडनेस में एस्पिरेशन, पीयर प्रेशर, प्रमोशन एंड सिक्योरिटी, ग्रोथ नीड में सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल गोल्स, रियलाइज्ड बीइंग, सब सही है। अदर थ्योरी आल्सो हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय मास्लोज हायरार्की, हायरार्की फिर से गलत है। गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सबको लिस्ट बना के दीजिए 1 2 3। मास्लोज हैज प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क टू थिंक अप एंड कम अप विद मोर रिलेवेंट थ्योरीज। तो इसको पहले लिखना था इस लाइन को। क्लासिकल अबाउट मास्लोज थ्योरी, क्लासिकल एलिमेंट्स इन मास्लोज थ्योरी, ऐसे होना चाहिए। मनी, हायरार्की, स्ट्रक्चरल डिजाइन, इतना ही नहीं है, और भी पॉइंट यहाँ पे चाहिए, हमने डिस्कस किया था क्लास में भी, अब देख लीजिएगा। मास्लोज जस्ट टॉक्ड अबाउट one segment of behavioral, that is motivation, but there are other perspective too, such as, अब यहाँ जब such as लिख रहे हैं तो नीचे यहाँ पे पॉइंट 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 होना चाहिए। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोरल, मोरल नहीं, सो ही कैन नॉट से अबाउट ही इज अ कंप्लीट बिहेवियरलिस्ट, वो कहाँ कहने जाएगा। अच्छा, वी कैन नॉट बोल रहे हैं कंप्लीट बिहेवियरलिस्ट, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, रादर ये लिखना है आपको कि ये सब चीज़ें जो है अदर पर्सपेक्टिव जो है, अगर ये सब मान लीजिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोरल, डिसीजन मेकिंग, और उन लोगों का नाम लिखिए कि किसने क्या बोला। जैसे बर्नार्ड का हो गया, या लीडरशिप के बारे में कुछ थेरिस्ट के नाम बता दीजिए, बर्नार्ड का कम्युनिकेशन का है, डिसीजन मेकिंग का साइमन का है, तो इन लोगों का नाम बताइए। उसके बाद आप लिखिए कि देयरफॉर वी कैन नॉट, देयरफॉर वी कैन नॉट टेल और प्रूव दिस मास्लो एज कंप्लीट बिहेवियरलिस्ट। ये इतना पर्सनल लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट से अबाउट, ये थोड़ा रिप्लेस कर दीजिएगा। फॉर्मल राइटिंग लिखिएगा। दिस इवॉल्विंग टॉपिक्स, this ever evolving topic and its application broad and wide, everyone need motivation at some point at time। backward state like Bihar, backward state नहीं लिखना है आपको, वो लिखना है कि अंडर डेवलप्ड स्टेट। ठीक है, ऐसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टॉकिंग लगे ये। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टाफ नीड टू प्रोवाइड सफिशिएंट टू गेट थिंग्स डन सूनर देन लेटर। चलिए, कंक्लूजन थोड़ा वीक है, थोड़ा और अच्छा होगा। आपको वहाँ पे बताना था कि हम मोटिवेशन को यूज करके और क्या करा सकते हैं। तो मोटिवेटेड वर्कफोर्स इज अ हाईली
मोटिवेटेड एंड मोरल जिसमें होगा वो कर लेगा काम। तो वहाँ बर्नार्ड और साइमन और ये सारी चीज़ें आपको देनी है कि भाई लैकलस्टर एडमिनिस्ट्रेशन है, लाल फीताशाही है, मतलब ब्यूरोक्रेसी और रेटिपिज्म बहुत ज़्यादा है, उसको हटाने के लिए हमको मैस्लो को यूज़ करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? मैस्लो को यूज़। यस सर, मैं प्रोडक्टिविटी लास्ट में ऐड कर सके थे, हाँ, कंक्लूजन में तो सर। बाकी अगर ठीक है, स्ट्रक्चर के बहुत सारे कंपोनेंट को आपने टच किया है, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ मोटिवेशन आपने किया डील, इन्फ्लुएंस ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड, मॉडर्न अप्रोचेज पे भी आपने यूज किया, और बिहेवियरल साइंटिस्ट। तो ये हेलो। हाँ हाँ, तो ये चीज़ जो है ना, इसमें आपने मैक्सिमम चीज़ें लिखी हैं, समझ रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ें ये की हैं इसमें आपने ऐड, तो ये अच्छा है। और करंट यूजेस जो मास्लो की हायरार्की का बिहार में, वो भी आपने चार्ट वाइज दिखाया है। लेकिन वहाँ एग्जाम्पल्स की नीड थी, केवल ये नहीं बताना कि यूज कैसे हो रहा है, लाइक आपको केवल डेमोन्स्ट्रेट नहीं करना था, एग्जाम्पल भी शो करना था। वैसे ठीक है आपका ये, इसमें कोई दिक्कत एज सच नहीं है। थोड़ा सा हर्जबर्ग भी यहाँ भी लिख सकते थे हल्का सा, और कि दोनों में क्या अंतर। वैसे आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया है, मैं देख रहा था। तो यहाँ भी आपको 30 मार्क्स दूंगा मैं, बट ज़्यादा क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ भी आपका प्रेजेंटेशन में दिक्कत है, जो क्लीनलीनेस नीटनेस में दिक्कत है, ठीक है। तो वो सब चीज़ यहाँ पे कोशिश करिए करने का। ओके। यस सर। चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिग्स, और उसके बाद फिर ये आज के बाद आपका कोई भी आंसर 6 पे से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये श्योर करेंगे आप, क्योंकि वो मेरे ऊपर भी बर्डन है, आपका वो डिसिप्लिन भी खराब हो रहा है। तो जितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछूं मैं, इससे मतलब नहीं है आपको, आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है छोटा ही होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो वो आप कोशिश करेंगे, ठीक है। 9 पेज 8 पेज लिखना बंद करिए, 6 पेज लिखिए, और पूरा चीज उसी में समाहित करिए। कम में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखिएगा, समझ ज्यादा बढ़ाइएगा, अपने आप हो जाएगा। Discuss the concept, nature, and scope of CPA. Explain significance of CPA in modern time. Evaluate contribution of FW Rigs regarding trends and approaches of study in CPA. Discuss the concept, nature, and scope of CPA. तो ये तीन यहीं पे हो जाता है कंपोनेंट इसका, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ CPA इन मॉडर्न टाइम, तो ये चौथा हो जाता है। कंट्रीब्यूशन, ये पांचवा हो जाता है। रिगार्डिंग ट्रेंड एंड अप्रोचेस, तो ये सब सारी चीजें आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें आप लिखेंगे अलग अलग, करंट ट्रेंड्स को इंक्लूड करते हुए। The comparative public administration started off as a topic of interest post the Wilson, called the first comparativist essay in 1884, where the very rightly stated that in order to know our country's administrative weakness and virtues, you need to compare with others, ठीक है। But real discussion of CPA began after World War II, especially in 1955, 1950s by Almond, Powell, and Coleman, because many countries in independence after World War II need administration shift to gain rapid social economic development. मार्शल प्लान का नाम बताइएगा, ठीक है। मार्शल प्लान का नाम बताइए आप, ठीक है। और जो यूएसए का, जो यूके में और यूरोप में जो चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ आप बताइए, ठीक है। सर ये मार्शल का थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें। मार्शल प्लान वही है कि रीबिल्डिंग ऑफ यूरोप बाय अमेरिका। वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत होने लगी थी, तो वहाँ पे मार्शल प्लान आप सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, वैसे दिया हुआ है, अरिबम में भी दिया है, बहुत जगहों पे मार्शल प्लान यूज़ किया। वैसे आपने यूज़ कर दिया वर्ल्ड वॉर टू, बट उसको स्पेसिफिकली डिनोट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। और यहाँ पे विल्सन का नाम थोड़ा लेना जरूरी था, कि विल्सन ने कैसे एक कंपैरिजन स्टार्ट किया था यूरोप के साथ, बाद में रिक्स ने उसी को काफ़ी ज़्यादा, और बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज़ की बात होने लगी, जो रियल नीड बन गई। और सीपीए फादर है, लाइक फादर ऑफ सीपीए है ये रिक्स। तो वो चीज़ क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर किसके द्वारा किया गया, कैग जो बना था, कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, ये सब चीज़ इसी में बता देना चाहिए था, ठीक है। वैसे ठीक है, आपका इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है, और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और ऑब्जेक्टिव हो सकते थे आप। नेचर ऑफ सीपीए अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी,
Modified traditional focus on research, institution, organization, local administration, development-oriented research, space-specific change, general system model building, relative study, middle range theory. ठीक है. Scope of CPA with globalization developing at an ever faster rate. So is the exchange of ideas on public administration reform. International seminars and conferences have organized to study and understand the administration of the world. International, इंटर इंस्टीट्यूशनल, क्रॉस इंस्टीट्यूशनल, सबको आप पॉइंट बना के देना होगा कि कितने लेवल पे स्टडी हो सकती है क्रॉस, मतलब कंपैरेटिव में. और थोड़ा सा इसमें जो मैंने मटेरियल दिया है एक कंपैरिजन वाला, शायद एक या दो दिया है, उसको देखिएगा आप. ठीक है, मीडिया में या उसमें फाइल में होगा, ग्रुप में. स्प्रेडेशनल डिस्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, इन आवर टाइम इट इज कॉल्ड वर्ल्ड ग्लोबल विलेज. क्यों नहीं पॉइंट में लिखा आपने? इसमें बहुत सारे पॉइंटर हैं जो इसमें लिख सकते हैं आप सिग्निफिकेंस. इट इज द टाइम एप्ट फॉर टेक्नोलॉजी. आप ऐसे लिखते कि सीपीए की थ्योरी आपको बतानी पड़ेगी, क्यों आया, कैसे आया, सिग्निफिकेंस क्या है, स्कोप क्या है, उसको प्रॉपरली बताना पड़ेगा. ठीक है. वो नोमोथेटिकल वाला जो था, ये सब जो था, उसमें 3-4 जो थेरीज में मेन पार्ट है उसको हाईलाइट करिएगा यहाँ पे. ठीक है, जो मेन थेरी है सीपीए का वो हाईलाइट करिएगा ना कहीं ना कहीं. अच्छा, यहाँ से आपने एफडब्ल्यू को फिर से स्टार्ट किया. ट्रेंड जो आपने बताया यहाँ आके बताया, नॉर्मेटिव टू एम्पिरिकल. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, यहाँ भी प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा मिसिंग है, इसको थोड़ा घेरिए और लिखिए. इडियोग्राफिक टू नोमोथेटिक ओरिएंटेशन, ये ठीक करिए इसको. फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन इंटरैक्टिंग विद इन्वायरमेंट. इज ट्रेस, क्या है ये चीज़? थोड़ा सा लिखते वक्त ये देखिए कि आपको जब समझाना है कोई चीज़ फ्रॉम नॉन इकोलॉजिकल टू इकोलॉजिकल, तो यहाँ पे या तो आप ऐसे लिखिएगा या नहीं तो ऐसे लिखिएगा. उसके बाद यहाँ से समझाना स्टार्ट करिएगा, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव हो, फिर एग्जाम्पल आए. तो वो स्ट्रक्चर क्यों मिस हो जाता है बार बार, मुझे समझ नहीं आता. अप्रोचेज में भी आपको ये पूरा बॉक्स बना देना है. रिक्स, इम्प्लाइड, 3 एनालिटिकल टूल्स. ठीक है, ये इकोलॉजिकल स्ट्रक्चरल. अब ये आ रहा है जो मैंने मटेरियल दिया है, वो शायद उसी में से चीज़ें हैं, वही है लगभग सर जगह, हर जगह वही है. इकोलॉजिकल अप्रोच, इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. इट एज्यूम्स दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज वन ऑफ द वेरियस सब सिस्टम. बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे सब सिस्टम को आपको बना देना था एक एक बॉक्स करके. यहाँ पे सब सिस्टम बना दीजिए और फिर इसकी इंटर कनेक्टिविटी भी बताइए, और ये इकोलॉजी बता दीजिए या इन्वायरमेंट बता दीजिए. इसमें पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, ये सब जो ट्रिक्स ने बताया है वो बना के एक छोटा सा फ्लो चार्ट यहाँ पे होना चाहिए. स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, तो क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, ये चीज़ बताइए. एवरी सोसाइटी हैज वेरियस स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन. तो ये पूरा लिस्ट होना चाहिए इसका, 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं लिखिए, लिस्ट लेके लिखिए. कल्चरल भी उन्होंने बोला है. Based on a structural functional approach, FWX has constructed 2 ideal models, theoretical models, agraria, industria, fused prismatic. ठीक है. लेकिन ये पूरा ऐसा लग रहा है कि नोट से ही पूरा इसी तरीके का उतर गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. अगर आपने उस नोट को यूज भी किया है या आपने जहाँ से भी पढ़ा है, तो उसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखना होगा आपको. सीपीए का जो मॉडल है वो कैसे यूज हो रहा है उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आके. ऐसे तीर मार के मत लिखिए, थोड़ा प्रॉपरली इसको लिखिएगा. फीचर्स वगैरह आपने लिखे हैं. आफ्टर मच criticism, Rick's bottom modified model, fused prismatic diffracted model, underdeveloped, developed societies. ठीक है. fused prismatic diffracted में आपने जो लिखा है इसमें 1 2 3 4 करिए. ठीक है. पॉलीफंक्शनलिज्म, ठीक है, इसको घेर दीजिए. प्रिज्मेटिक इज, ये क्या है राजेश जी? हाँ सर, सर आप था। सर प्रिज्मेटिक वो जूम लिख रहे थे, गलत हो, जूम वहाँ पे। नहीं, ये सब यूज तो वर्ड नहीं करना है, ये सब जूम डॉट या सब नहीं करना है, ये सब यूज पता ही नहीं चल रहा है इससे क्या मतलब आपका. फीचर्स ऑफ प्रिज्मेटिक सलाह मॉडल, तो इसको आप घेरिएगा, उसके बाद लिखिएगा. और इसमें हेट्रोजेनिटी का मतलब क्या है, एग्जाम्पल दीजिए. फॉर्मेलिज्म का एग्जाम्पल दीजिए. ठीक है, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे दीजिए ना. डायनेमिक एग्जाम्पल दीजिए. क्रिटिसिज्म, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, नॉट फुली इकोलॉजिकल, स्टेटस को ओरिएंटेशन. तो क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा करिएगा ना, लिखिएगा ना अच्छे से. क्रिटिसिज्म इतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ही वो रहता है, क्रिटिकली एग्जामिन जनरली पूछा जाता है, तो ऐसे थोड़ी ना आप क्रिटिक लिख के चले जाइएगा. ये तो नोट्स में दिया गया है कि ये सब चीज़ है.
ऐसे मत लिखिए, नोट्स को मत उतारिए, तब क्या फायदा है मुझे करके। तब तो आपको नोट्स दे ही दिए, वहीं पे कंप्लीट समझ लीजिए। देन ही कम अप विद न्यू बुक। आपको जिस तरीके से आपने कौटिल्य लिखा है उसी तरीके का लिखिएगा आप, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। सीपीए इज वेरी यूज्ड। वेरी यूज्ड क्या होता है? सीपीए इज मोस्टली यूज्ड या सिवियरली यूज्ड, ये सब लिखिए। वेरी यूज्ड का कोई मतलब तो नहीं है। वेरी यूजफुल सर, गलत यूजफुल बोल दिया। है, यूज्डफुल थोड़ी ना होता। वेरी यूजफुल, यूज्डफुल। ग्रामेटिकली देखिए, गलत तो है हर जगह, जगह जगह, चाहे जैसे बोले आप, चाहे यूजफुल पढ़ा मैंने फिर भी तो गलत है। तो उसको करेक्ट करेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक में एरर हो जाता है पूरा, जो एग्जामिनर है ना वो समझ नहीं पाता है कि लाइक क्या मतलब होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब समझ रहे हैं आप? CPA is very useful for developing country like India. We as a society changing very rapidly, but with different pace, subjected to reason. India as a society work on learn and tech for betterment of administrative system. Indian constitution is the biggest amalgamation of different administration of the world. ये चीज जो पूरा आपने लिखा है ना, इसको आपको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बना के एग्जाम्पल डालना होगा। समझ रहे हैं? कौन से लेवल पे हम क्या ले रहे हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल दे देना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिया है, बाहर से एक दो एग्जाम्पल आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इंस्टीट्यूशन है, कैग वाला हो गया, लोकपाल का हो गया, स्वीडन से लिया गया लोकपाल, ये सब चीज तो आराम से एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। जीएस पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो वो ऐड करिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स, बिहार वाला और ऐड करिए। बिहार वाले एग्जाम्पल्स आपको ऐड तो करने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? इसको थोड़ा नोट फॉर्मेट में कम, थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में ज़्यादा लिखिए। डिस्कस आपने किया है स्टार्टिंग में, बट थोड़ा सा मिसिंग है ना। चीज़ें सिलसिलेवार नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। लास्ट में इतनी ज़्यादा पॉइंटेड है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। कंक्लूजन में जो क्रिटिसिज्म है उसको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में जो आपका कंक्लूजन है वो भी वीक है। इंट्रो आपका ओके है, इंट्रो आपका गुड है। एक्सप्लेनेशन भी ठीक है आपका स्टार्टिंग वाले में, फर्स्ट हाफ। ठीक है। के बाद जो सेकेंड हाफ है उसमें आपने काफ़ी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और एक्सप्लेनेशन दिखाया, जो कि गलत है। कंक्लूजन आपका बहुत ही वीक है। ठीक है। फ्लो चार्ट्स नहीं आ रहे हैं ढंग से। फ्लो चार्ट्स जो केवल दिख रहे हैं आपको सामने वो बना देते हैं खाली हायरार्किकल वाला। ऐसा नहीं करना है कि खाली हायरार्किकल या केवल वो बना देना है, वर्ड वाला जो फ्लो चार्ट होता है। अगर आपको कुछ तो नया चीज़ दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, जैसे फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड आपने बताया, वो तो कन्वेंशनल है। कुछ चीज़ें नई बनानी पड़ेंगी आपको। मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा चार्ट बन जाना चाहिए ताकि मेन मेन एरियाज क्या है जो कंपैरिजन के हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंपैरिजन के हैं। इसी तरीके से वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरिजन का है। कैसे? केरला मॉडल हम यूज़ करते हैं बिहार में, बिहार का कुछ अच्छी चीज़ दूसरे स्टेट गुजरात मॉडल यूज़ करते हैं। तो आपको सीपीए इज़ नॉट ओनली अबाउट इंटरनेशनल, जो आपने लिखा भी है कि वो मल्टी डायमेंशनल, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब चीज़ें हैं। आप समझ रहे हैं? ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ये सर थोड़ा नीचे कीजिएगा सर, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है सर आप। कहाँ पे? थोड़ा सा नीचे जैसे सर। स्कोप में आपने लिखा है तो ये नॉमिनली लिख दिया आपने। आपने ये लिख दिया कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन। नीचे सर जहाँ पे वो मैंने लिखा था उसको बोला था एक्सप्लेन करना। यहाँ और ज़्यादा नीचे, यस सर, यस। ये वाला। सर 1 मिनट। और सर नीचे और नीचे। बताइए। सर थोड़ा सा ऊपर पता नहीं चल रहा था सर इसमें। क्या उसमें चल रहा ऊपर है? ऊपर ये एक पेज ऊपर था सर। यहाँ पे नहीं सर, रहने दीजिए सर। तो जहाँ बता रहे थे कि आप डायरेक्ट नोट से वहाँ पे लिखा था उसको एक्सप्लेन करना था सर। हम्म कहीं कहीं पे सर वो आपका चाह, हाँ,
थोड़ा कॉम्प्री सा आपने जो देखिए, 4-5 जो पॉइंट उन्होंने लिखे थे सर उसके। प्रेजेंटेशन में ही कमी है। पॉइंटेडनेस कहीं पे जहाँ चाहिए, फर्स्ट हाफ में पॉइंटेड चाहिए था, सेकेंड हाफ में एक्सप्लेन्ड चाहिए था क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट पे। वो सब चीज़ों पे गौर करिए, जो जो पार्ट्स मैंने बताए उसको इम्प्रूव करिए। ये आपको 25/50 में दे रहा हूँ, 50% ही नंबर इसमें मैंने दिया आपको, क्योंकि सीपीए में नंबर जल्दी नहीं उठता। अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको नहीं देगा नंबर इसमें। दूसरा है, बिहार का एग्जाम्पल दीजिए ही दीजिए, 4 5 6 एग्जाम्पल तैयार रखिए रिक्स पे। सारे थिंग पर भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बिहार का आप तैयार कर लेंगे ना तो भी चलेगा। इतना सारा डिस्कस भी किया हमने, उन सब में से कोट कर दीजिए। रोगी कल्याण समिति कहाँ का, एमपी का हमने डिस्कस किया कि नहीं किया? आप थे क्लास में? रोगी कल्याण समिति यूज करने के लिए बता रहा है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी या कमीशन, तो वो सब यूज करेंगे ना यहाँ पे। अब ये क्या है, डिफाइन पीए, critically examine scope and significance of public administration in present times. Public administration has many definitions as opined by Dwight Waldo. Precepts flow from theory and theory flow from precepts. In an ever-changing socio-economic political milieu of the 21st century, government has transformed to governance. The state for government administration is ever evolving, and today administration is all encompassing from planning to NPA and Kautilya's Shastra to Niti Aayog. As a result, the definitions suffer from limitation of consensus. ठीक है? Views of legends. DMOC and DMOC. Public administration is the area of study and practice where law and policy are recommended and carried out. Welfare is education during planning. तो इसको क्लियर लिखिएगा थोड़ा। मे बी डिफरेंट फ्रॉम, मे बी डिफरेंट क्या होता है आपको क्लियरली बताना कि इधर डिफरेंट और नॉट डिफरेंट, है ना? According to W. Wilson, public administration is detailed and systematic execution of law. Every particular application of law is an act of administration. Activities during British or even Mauryan dynasty was very different from what has today as a welfare state. As Dwight Waldo stated, public administration is art and science of management as applied to affairs of the state. ये क्या है? Definition varies from government to economic status and societal development. Public administration is both, that is craft. देख रहे हैं आप? दोबारा इसको नहीं पढ़ते हैं इसलिए इतनी सारी चीजें हैं। दोबारा पढ़िएगा तो इसको करेक्ट करिएगा ना, जो चीजें छूट गई या गलत हो गई। ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक सब बहुत हो रहा है, और ये इससे मैंने आपको बोला एर हो जाता है पूरा। द करेक्ट मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिपेंड अपॉन द context in which it is applied. Scope of public administration as an activity, the scope of public administration is no less than that of a state. Woodrow Wilson supported this. Scope, three perspectives. ये भी आपका तरीका नहीं है यहाँ पे। 3 perspective of scope, then scope बनाइए फिर लिखिए। Narrow perspective, broad perspective, prevailing in present. First call यहाँ पे 1 2 3 4 होना चाहिए था। Covers all branch of government, ठीक है, like a cooperative group, part of political. Wilson, subject oriented, technique oriented. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी, 1 2 3 4 है ना, जैसे लिखना है। और जो आपने इसको खींच के लिखा है ऐसे, दिस इज नॉट गुड आइडिया, आपको चेंज करना चाहिए। जब स्कोप लिखना था आपको, जब इसमें आ ही नहीं सकता तो जबरदस्ती आपको डालना भी नहीं। आपको नैरो पर्सपेक्टिव का एक पॉइंट बनाना है, ब्रॉड का एक बनाना है, प्रिवेलिंग प्रेजेंट का एक पॉइंट बनाना है। सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन टू, डिसिप्लिन देखिए गलत है, अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। Comparative public administration, a study as given by Herbert Simon, ecological perspective, that is aspirational district study, and Bharat Darshan of new appointed civil servants, thoughts of thinker। ये सब सबको ठीक करना पड़ेगा आपको, देख रहे हैं? जैसे आपने तीर मार के लिख दिया, ये सब नहीं करिए। आपको जब सिग्निफिकेंस बतानी है तो पहले आप सिग्निफिकेंस बताइए, उसको थिंकर्स को कोट करिए। इस थिंकर में, थिंकिंग में क्या चीज़ है वो पहले लिखिए। एडमिनिस्ट्रेटर आर एसेंशियली द गार्जियंस ऑफ ट्रेडिशन, पहले आपको बताना होगा कि मतलब पॉइंटर क्या है आपका, उसके बाद इनको कोट करिएगा। Cultural complexity is not only acted upon but also acts. It is indeed a great creative force with man's welfare as its ideal. डिकोड करके भी लिखा जा सकता है कुछ कुछ चीज़ों को। एवरी एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम होम टू टाउन, ठीक है। बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बिहार गवर्नमेंट मुख्यमंत्री कल्याण उत्थान, ठीक है, लेकिन इसको लिखने का तरीका गलत है। इंस्ट्रूमेंटल
of providing services, welfare state, for international relation to providing monthly pension scheme to old age person, building maternity hospital to modern ghat, institutionalization of socio-economic change, that is from Bhutan of Vibhana Bhave to present PM Awas Yojana implementing. ये क्या है? ये क्या है? सर डीपीएस लिखना हो रहा था सर, आर्टिकल्स थे डीपीएस। ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 44, आर्टिकल 16 ऐसे करके लिखना चाहिए आपको। ये तरीका नहीं है, इसको सही नहीं है ये तरीका लिखने का। इट बिकम एसेंशियल सेगमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी विच हैज विटनेस्ड व्हाट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर। नहीं है आपका, सही नहीं है कंटेंट इसका। सिग्निफिकेंस में और ज़्यादा आएंगे। स्कोप जो है वो ठीक है, बट इसका एक्सप्लेनेशन सही से नहीं हुआ, प्रेजेंटेशन सही से नहीं हुआ। इस थिंकर वाले में भी कोर और पेरीफेरी के आइडियाज़ को नहीं बताया गया है। कोर और पेरीफेरी जरूर बताइए कि कोर फिक्स हो चुका है, अब कोर सेटल हो चुका है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर कोर एरिया क्या है। पेरीफेरी में जो है अभी भी विवाद है, उसको लगातार आगे डिस्कस करके तो ये चीज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ पूरा बताइए यहाँ पे, है ना। कोर एंड पेरीफेरी का विवाद आपको बताना है। वाल्डोवियन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का जो पर्सपेक्टिव है वो भी बताना है। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस प्रेजेंट टाइम्स को स्पेसिफिकली लिखना था। प्रेजेंट टाइम्स को जो है नहीं रहा ये सही आपका, इसमें कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक्चरल दिक्कत है। मतलब कहीं पे कुछ भी एक्सप्लेन्ड है, ये होना चाहिए सिलसिलेवार। अगर एक पॉइंट आ रहा है सिग्निफिकेंस में, उसका वो पूरा एक्सप्लेनेशन दीजिए, थोड़ा सा एक लाइन, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, और उसके बाद थिंकर वगैरह से कनेक्ट करिए, दूसरे लाइन पे बढ़िए, तीसरे पे बढ़िए, चौथे पे बढ़िए। आपने 5 में ही पूरा ले लिया, इतना टाइम, इतना ज़्यादा स्पेस। यहाँ भी जो है इसका प्रेजेंटेशन स्कोप का सही नहीं रहा, वो पढ़ ही नहीं पा रहा आदमी। वो केवल कैरिकेचर बनाइएगा, उससे नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर दीजिए या तो, है ना। या उसके बाद 1 2 3 कर दीजिए, नैरो पर्सपेक्टिव को अलग, ब्रॉड को अलग, प्रिवेलिंग प्रेजेंट को अलग। उसके बाद जो पहला है, ये जो व्यूज ऑन लीजेंड आपने लिखा है और इतना ज़्यादा लंबा लिया है, इससे बढ़िया ये है कि आप जो है वो एक्सप्रेशन स्टार्ट करिए अभी वाले सबसे लेटेस्ट वाले डेफिनेशन से, मैरी ओलियरी का डेफिनेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल, लाइक ये सोशली एम्बेडेड प्रोसेस फॉर ह्यूमन फ्लरिशिंग ऑफ ऑल टाइप का कुछ आपको यहाँ लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं, तब जाके होगा। ठीक है। यस सर, ध्यान देंगे सर। ये चीज़ें यहाँ पे तो ये इसमें मैं क्या ही दूँ आपको नंबर। इसमें बहुत सारे लोगों ने सर अच्छा सर लिखा। रहने दीजिए सर, इसका अप्रोचेस देख करके उसके बाद मैं लिखूंगा हाँ, रिसर्च इसको करके। लेकिन मैं मार्किंग करूँगा, क्योंकि मार्किंग करना ज़रूरी होता है। 20/50 आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे जो बेस्ट कॉपीज़ मैंने बताए हैं, जो इसी में वीडियोस अपलोड हुए हैं अलग अलग भी, तो उसमें देख लीजिएगा। कुछ लोगों का बहुत अच्छा था, अनमोल का बहुत अच्छा था शायद, और 1 2 लोगों का और अच्छा था, शुभंकर का भी ठीक ठाक था, मतलब अच्छा ही नंबर था उनका भी, तो देख लीजिएगा। सर उनको आप ये सब कैसे करेंगे सर? आवाज़ आपकी कट कट के आ रही, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, शुभंकर जी का आपने GS1 और GS2 का भी शायद लगता क्लासेस लिए हैं सर। हाँ हाँ, पूरा क्लास हुआ है उनका। अच्छा इंटीग्रेटेड बैच में वो थे, तो वहाँ पे हमने बहुत कुछ किया था, डिस्कस वेरियस सर। अप्रोच। सर आप GS1 और GS2 भी पढ़ाए थे सभी लोगों को, उसके सारा रिकॉर्डिंग होंगे सर आपके पास कुछ? क्या रिकॉर्डिंग। लास्ट में आप कुछ मैं कहना उसको चाहेंगे? मैं उसको प्री जब मैं पहले पढ़ा रहा था ना, तो उसका कुछ दूसरा ही तरीके का उसका अप्रोच था। अभी मेंस के टाइम में वो काम नहीं करेगा आपको। वो बेसिक बिल्डिंग से लेके पूरा अपर लेवल तक था, तो अभी उसको आप देखेंगे तो उससे आपको खास फायदा नहीं मिलेगा एनालिसिस के अलावा। दूसरा है कि मेरे पास सीवियर हैंड की कमी है अभी, तो मैं अभी आपको कमिट नहीं कर पाऊंगा कि वीडियोस में आपको वो सब दे पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट और डेटा मैनेजमेंट इशू आ रहा है। समझ रहे हैं, नहीं तो अगर होता तो मैं आपको दे देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कमिट उस पर नहीं कर पाऊंगा मैं। ये ओके सर, नो प्रॉब्लम। जी जी जी, लिमिटेशन टाइम का ही हो जा रहा है और कुछ नहीं। देख रहे हैं एक एक, जब आपका भी खत्म होते होते कितने घंटे
2 घंटे हो जाएंगे कम से कम। सर उनका ही कॉपी मुझे काफी अच्छा लगता है सर। हर चीज अच्छी धीरे सी धीरे लिखते सीखा है, धीरे धीरे सीखा है बंदे ने, और ऐसे ही सारे लोग सीखे हैं जो जो अच्छा लिखा है। तो वो चीज़ ग्राउंड किया गया है, एक एक चीज़ में ग्राउंड करके सिखाया गया है, ऐसे हैंड होल्ड करके सिखाया है। जैसे भी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही बताया, एक एक चीज़ को पढ़ाया सिखाया, कैरी करके लेके गया, तो वो होता है। वैसे पढ़ने के हैं। लिए लोग उनका तो और तैयार भी तो नहीं होते। कुछ कॉपी तो मैंने सब है कि पुराने वाले वहाँ पे अपलोड करते हैं वो, हम्म, जो हम्म। पहले लिख करके, काफी पहले लिख करके रखे हुए वो हाँ, अपलोड हाँ, करते हैं सर। वो भी उसमें तो पीछे स्क्रॉल करिएगा तो है ही है वो कॉपीज सारे। पूरा हम्म, आप स्टार्टिंग में जाइएगा उस ग्रुप के, तो आपको तो पुरानी कॉपीज मिल जाएंगी। हम्म, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रोचेस बताने हैं आपको। वाइड स्प्रेड डिबेट रिगार्डिंग अप्रोचेस टू स्टडी, इट हैज क्लोज एसोसिएशन इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम लॉ, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, administrative science, human relation, Malto, Mayo, Fole, behavioral science, Maslow, Hertzberg from Wilson, thought on public administration to latest public choice theory. There are various approaches. ठीक है ये, these are philosophical, structural, judicial, बीच में काट क्यों दिया आपने इसको? केस मेथड, हिस्टोरिकल, ह्यूमन रिलेशन, कंपैरेटिव, इकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, पब्लिक चॉइस। इसको काटना नहीं था ना बीच में। बढ़िया है वैसे। मैकेनिकल अप्रोच, ठीक है। आल्सो साइंटिफिक अप्रोच, अर्लीस्ट अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिजाइन, 1 2 3 4 यहाँ भी करना है आपको, ये ABCD, तभी जाके समझ में आएगा क्या लिख रहा हूँ। फिलोसॉफिकल, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेंज एंड ओल्डेस्ट rationalization of human behavior in administrative activities. It means classification and analysis of value and expectation of public from administration. Plato's Republic, John Locke's treatise on civil government, शांति पर्व, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ऑल्सो एडवोकेट दिस अप्रोच। 1 2 3 4 कर दीजिएगा इसको। Judicial or legal approach originated and practiced in mostly European tradition. Public administration was considered to be a part of law of the land, concentrating on the legally prescribed structure and organization of public authorities. Public administration is considered to be a part of administrative law, and such it is studied in legal framework. Administrative law is an essential branch of public law. Behavioral approach by Herbert Simon. Psychology of individual, cross-temporal, Edward Simon. Interdisciplinary, sociology, cultural anthropology, decision-making approach, social psychology, cross-cultural. According to Herbert Simon, decision-making is the most important activities of administration. Human beings have aspirations and desires. This behavior is conditioned by their psychology, motives, and social environment. By comparing the behavioral pattern of public administration, ठीक है। पूरा लंबा एक्सप्लेनेशन है ये जो है ना, ये लंबा एक्सप्लेनेशन है। बिहेवियरल अप्रोच में और भी थिंकर्स आएंगे, वो भी लिखना है आपको। इकोलॉजिकल अप्रोच, गॉस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर इज वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इंट्रैक्शन को घेर दीजिए, ठीक है। फ्रेडरिक्स, सब सिस्टम वाला स्ट्रक्चरल फंक्शनल वाला यहाँ भी बना सकते हैं आप, है ना। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं दूसरी जगह, वो भी यहाँ पे छोटा छोटा कोट कर सकते हैं आप, मतलब डिजाइन में डायग्राम बना के। ग्रेडियंट दीजिए ये सब। मॉडल emphasizes an open system perspective, ठीक है। पब्लिक, अब यहाँ पे स्टार स्टार का यूज नहीं करना है, पैराग्राफ पैराग्राफ चेंज करते जाना है। और एग्जाम्पल लिखना है तो एग्जाम्पल लिख देना है। पीपल ड्रिवन, ठीक है। पब्लिक चॉइस अप्रोच में आपने अच्छा बनाया है। डेनिस मैकुलर, ठीक है। पब्लिक चॉइस थ्योरी commits itself to market values and criticizes the government monopolies, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसमें भी, कट करिए इसको। लेकिन लास्ट में आके वहीं फंस जाते हैं आपकी भाई, जब लिखना था सच में एक्सप्लेनेशन तो आपने लिखा ही नहीं। यहीं से है क्या आपका कंक्लूजन? कंक्लूजन तो यहाँ से नहीं है, आपने पब्लिक चॉइस अप्रोच को वहाँ पे दर्शाया। पब्लिक चॉइस अप्रोच जो है वो एनपीएम को लेके आया, वो भी बताइए। ऑसबॉर्न एंड गेबलर का नाम दीजिए, बाकी एनपीएस और एनपीजी का नाम दीजिए, ये सब चीज़ें दीजिए। लास्ट में आप थोड़ा सा कंक्लूजन को अच्छा करिए। अप्रोच बता रहा है तो आप बोलिए कि अप्रोचेज जो है अब लगभग इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी हो चुके हैं, इंटरनेशनलाइज्ड हो चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट का संगम हो चुका है, और कोर एंड पेरीफेरी का विवाद सेटल हो चुका है।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सोशली एम्बेडेड प्रोसेस माना जा रहा है मैरी ओलियरी मिनोब्रुक 3 में। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो सीपीए का बहुत ज़्यादा बुलंद है। तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं, बट दिस वाज अ गुड अटेम्प्ट। कंक्लूजन पे फिर आपने काट लिया तो 30 मार्क मैं दूंगा आपको, 30/50। बट कंक्लूजन देते तो फिर ज़्यादा हो जाता। आप देखिए कि पॉइंटर्स ज़्यादा रहेंगे, और अगर आपने फ्लो चार्ट बनाए हैं हर जगह, एग्जाम्पल दिए हैं, तो आराम से आपका नंबर आएगा। बट फिर भी फ्लिप साइड आपको लिखना था और ज़्यादा। अप्रोचेज में क्या प्रॉब्लम है, क्या लिमिटेशन है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है अप्रोचेज के, प्रैक्टिकल और आर्ट का डिफरेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट का डिफरेंस, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट का डिफरेंस, और अभी नीति आयोग का जो एजेंडा है जिसमें अप्रोचेज नए नए तरीके से अप्रोचेज हो रहे हैं, वो अप्रोचेज क्या है, पॉलिसी डायनेमो अप्रोच। तो पब्लिक चॉइस या पॉलिसी डायनेमो वाले में क्या क्या हो रहा है, उसमें लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल, डीपीसी एमपीसी के एग्जांपल, ये सब सारे एग्जांपल आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को आपको ये इम्प्रेस सर। समझ रहे हैं? और सर एक चीज पूछना था सर आपसे। हम्म। हाँ सर, आप लाइव आंसर करवाते हैं क्या सर? मतलब आप खुद लिखेंगे और हम लोग देखेंगे उसका, आप लाइव किस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा देखिए, एक्सप्लेन करते हुए। बात ये है कि मैंने आपको कॉपीज दिखाई, मैंने आपको जो भी चीज़ें देनी है वो मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन एक सीमा के बाहर अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं 6 पेज लिख के बैठूं आपको दिखाऊं, तो फिर आपको हर नहीं चीज़। सर, थिंकिंग प्रोसेस मतलब किस तरीके से आप सोचते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सर, तो वो चीज़ एक माइंड ठीक। मैप जब तैयार करते हैं लिखने से पहले जो करते हैं सर उसमें। ठीक है, वो चीज़ लिख सकता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन आप अभी ये लिमिटेशन समझिए ना राजेश जी, कि हर चीज़ का डिमांड, लेकिन जैसे ये डिमांड आपके साथ है, ऐसे ही डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वर्क मेरे पास है। आपको लग रहा होगी आपकी 6 कॉपीज़ आई हैं, राहुल जी की लगभग 10 11 कॉपीज़ बच गई हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मैंने चेक नहीं किया है, लगातार चेक भी किया है, सब कुछ है। फिर भी फेस्टिवल का सीज़न, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको लग रहा होगा जैसे क्लास अभी अटेंड करना है मुझे, तो पूरी तैयार होके आना पड़ता है, फिर क्लास देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल बनानी पड़ती है। तो मेरे पास हैंड्स की कमी है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई चीज़ बोल दूँ कि हाँ मैं कर दूंगा, तो लिखने में कोई इशू नहीं है, लिख के मैं आपको दिखा दूं। लेकिन लिख के क्या उसमें अचीव होगा, मेरा ही लिखा हुआ मैंने आपको पूरी की पूरी कॉपी दिखा दी मैंने आपको कि कैसे थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ को है यूज। सर, वो अच्छा लगेगा सर। चलिए हम्म। ठीक है सर, कोई बात नहीं। लिखने नहीं, से अभी पहले नया माइंड, लिखना पॉसिबल इसलिए नहीं होगा फिर कि नया लिखते टाइम लिखना। फ्लो नहीं बनता है, टूट जाता है फ्लो बार बार से। तो आप देखिए ना, मेरे कॉपीज तो मैंने शेयर की हैं, उसमें पूरा देखिए। हाँ सर या देखिए यहाँ पे जो अप्रोचेज ही मैं लिखूंगा, तो मैं जो लिखूंगा ना, वो मैं सिंपल है कि मेरे दिमाग में रहता है कि मैं अप्रोचेज है क्या। तो मैं ये बोलूंगा कि वुड्रो विल्सन स्टार्टेड द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रोफेशनल साइंस। ठीक है, मेरा ये रहेगा कथन, पहला लाइन। दूसरा लाइन ये रहेगा कि द वेरियस अप्रोचेस डेवलप्ड फ्रॉम 1887 स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू टिल नाउ, विच इज द एरा ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस। तो मेरा इस तरीके का रहेगा राइटिंग। तो मेरी क्लैरिटी होगी थॉट में, और कुछ ज़्यादा नहीं। आप लोग जो लिख रहे हैं वही चीज़ मैं ही तो बता के आपको ये इनग्रॉस करा रहा हूँ ना। तो वो चीज़ अगर मेरे एक्सप्रेशन या आर्टिकुलेशन पे जाइएगा तो उससे कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा, इतना मान के चलिए। जहाँ तक फ्लो या जहाँ तक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर की बात है, वो आप ही की कॉपी में इम्प्रूव होनी है। मेरा तो परफेक्ट होगा ही होगा, ओवर द इयर्स क्राफ्ट परफेक्ट हो गया मेरा। जहाँ तक कॉपी में दिखा रहा हूँ वो चीज़ें एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखी गई हैं, वो तो और ज़्यादा टाइम्ड थी, समझ रहे हैं? तो उसको देखिए बार बार कि कैसे मैंने किया है और कैसे मैं बता रहा हूँ, उन चीज़ों पे पूरा गौर करिए। दिक्कत यही है राजेश जी की, समस्या ये है कि जो चीज़ें बताई जाती रहती है उस पर ध्यान नहीं रहता, नेक्स्ट चीज़ पे ध्यान रहता है। वो गलत तरीका है। अगर आपको क्लास में है, क्लास का पूरा दूसरे क्लास के बारे में बात करने लगेंगे, या अभी थे यहाँ पे पूरा दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, उससे कुछ फ़ायदा खास आपको होना नहीं है। आपको अपनी राइटिंग से, अपने स्किल बिल्डिंग से, एक एक चीज़ पे आपको अपना क्वेश्चन करने से, रेज करने से ही इम्प्रूवमेंट लगातार होगा। राइटिंग इज नॉट अ बिग डील, आप भी जानते हैं, पूरा का पूरा कॉपी ही शेयर कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या, आप छोड़िए लिखना तो छोड़िए, मैं डिक्टेट कर दूंगा इसको, ये आंसर जो है इसको मैं तुरंत बता दूंगा कि इसमें क्या। इंट्रोडक्शन में 5 लाइन लिखूंगा, छठा सातवां लाइन एग्जाम्पल क्या लिखूंगा, और यही चीज़ मैं भी लिखूंगा इसमें, सिंपल जो स्ट्रक्चरल होगा इसमें 1 2 3 4 कर दूंगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आऊँगा लिखने के लिए, तो हाँ इसको मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा कि मैकेनिकल और मैनेजेरियल अप्रोच जो है वो क्या है। तो वो मैं बताऊंगा कि स्ट्रक्चरल है,
और उसमें इफिशियंसी का काफ़ी ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमी का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली 3-4 लोगों का। तो ये सब चीज़ें हैं, आपने भी अच्छा लिखा है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने नहीं लिखा। तो फ्लो का क्या कहाँ सवाल बनता है? जैसे इसी क्वेश्चन को देखें तो फ्लो का कोई सवाल नहीं है, स्ट्रक्चर का सवाल है। या आपने 6 पॉइंट तो लिख दिया, उसी में पूरा खपा दिया 6 पेज को। रैदर आपको 3 पेज में लिखना चाहिए था इसको, 6 6 पॉइंट को, और उसके बाद फ्लिप साइड लिखना चाहिए था, इसके पूरे क्रिटिसिज्म को लिखना चाहिए था। आप समझ रहे हैं? ये चीज आपका होना चाहिए व्यू। ठीक है हाँ राज। ठीक है सर, मैं, हाँ जरूर सर, माइंड में अपना बनाता हूँ सर लिखने से पहले, लेकिन फिर वो इसमें चीजें मार्क्स दिया मैंने, लिखते इसमें टाइम मार्क्स, मिस हो जाता है लिखते टाइम। मार्क्स तो दे दिया ना मैंने। हाँ ठीक है सर, हाँ सर। तो बाकी लोगों का हाँ नहीं, देखिए, बाकी कॉपीज भी इसमें पढ़िए, नहीं मिला। जरूर इनलाइटनमेंट मिलेगा उससे। सारी कॉपीज शेयर की जा रही हैं तो वो सब सबको पढ़िए, देखिए। एकदम जी मत चुराइए और डिमोटिवेट मत होइए, इतना अच्छा तो लिख रहे हैं आप, इसमें क्या आप दिक्कत है? 30 मार्क्स तक तो जा रहे हैं ना आप आराम से। मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑब्वियसली, इसीलिए मैं आपको थोड़ा कम मार्क्स भी दे रहा हूँ किसी किसी क्वेश्चन में। और जहाँ आपने अच्छा किया है वो डेफिनेटली, कौटिल्य बहुत अच्छा था आपका, कौटिल्य से बढ़िया आपका बाकी आंसर नहीं लगा मुझे। तो डेली लिखिए और कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहिए, और उससे भी ज़्यादा ये है कि क्लासेस बढ़िया से अटेंड करिए, जो प्रोसेस है उसमें करते रहिए काम, तो होगा। तो पब्लिक एड आपको दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, आप देखिएगा अच्छा नंबर आएगा। हालांकि आपकी क्लैरिटी, प्रेजेंटेशन बढ़नी ही चाहिए अभी इस बीच में। बाकी जो बताए जा रहे हैं उसमें थोड़ा प्रेजेंट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं इंट्रो की बात, इतना अच्छे से इंट्रो बताया गया है। अब उसमें जब आप कॉम्प्रीहेंशन कैपेसिटी तो खुद से लाइएगा ना, लाइंस तो आप लिख दीजिएगा एनी हाउ। कनेक्टिविटी कॉम्प्रीहेंशन कैसे होगा? शुभंकर की कॉपीज पढ़िए, अनमोल का कॉपी पढ़िए, अंजलि का कॉपी पढ़िए। कुछ कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, डिम्पल का, मुरारी का भी कॉपी, ये सब लोगों का कॉपी पढ़िएगा ना। तो आपकी कॉपीज भी अच्छी हैं, लेकिन दूसरों का पढ़ना उतना ही जरूरी है। ठीक है, चलिए लगभग हाँ 6, सर, मैं ध्यान दूंगा सर। 2 घंटे फिर हो पूरे गए। सर, हम्म नहीं सर, अच्छा लगा सर आपने टाइम दिया। नहीं, इसलिए कि आपका, ये है कि लाइक अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये ना रहे कि लाइक कि भाई मेरा ये कॉपी बचा वो कॉपी बचा, एक जगह दूंगा और लाइव ही कर देता हूँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब देखिए कि आप ही का हो पाया अभी, अब फिर शायद एक ही, मैं 7 से 8 करूंगा तो 8 होते होते 8:30 हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बंदे का और 1 घंटे कर पाऊंगा। तो अभी तो नहीं, मतलब क्लास से पहले तो अब नहीं हो पाएगा, क्लास के बाद। तो ये चीज़ है कि टाइम इसमें बहुत सब्सटेंशियल लगता है। तो अभी मैं आपका अगर कॉपी जांचता तो देख रहे हैं ना, टोटल कॉपी जांचने में 2 घंटे लगते कि नहीं लगते? यही यही वे में करता है, इनफैक्ट ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में काट के अलग करना पड़ता है, अगर अलग अलग और अलग अलग कॉपीज लेनी पड़ती है। 3 घंटा लग जाता है इतनी ही कॉपी चेक करने में। तो बहुत सब्सटेंशियल काम होता है, लोग हाँ देखता नहीं है कि ये चीज कितना ज्यादा इनग्रॉसिंग है, इसीलिए लोग नहीं लेते, औने पौने में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेशन खुद ही आप लोगों का बढ़ाया है, और इसीलिए मैं डिलीवर करने को तैयार हूँ कि एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, और मैं डिलीवर भी करूंगा ये चीज। ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट क्लास टॉपिक क्या है सर? नेक्स्ट टॉपिक अब क्लास में देखिए कि क्या चीज़ें बची हुई हैं, वही सब करवाएंगे अभी। या तो स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, जो कि लग रहा है मुझे कराना चाहिए। स्ट्रक्चर पे आ हाँ जाइए। सर, थोड़ा वो फ्लो टूट जाता है सर। ठीक है सर। फ्लो टूटने के लिए देखिए अब क्या है कि ये टेस्ट सीरीज है राजेश जी, ओवर डिपेंडेंस अगर बढ़ाइएगा, मेरी भी अपनी लिमिटेशन है, अगर मैं पूरा नहीं क्लास। सर, मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर, वो आपसे नहीं ज्यादा नहीं, आपने इतना कर रहे हैं सर, मेरे लिए बहुत है सर। हाँ तो मैं वो समझ सकता हूँ ये सर। चीज़ समझिए कि लाइक एक एक आदमी पे कितना कितना टाइम मैं देता हूँ, उस चीज़ को अप्रिसिएट करें ना करें, बस फील करें कि हाँ इनको लगता है इतना चीज़ करने में टाइम। तो वो चीज़ है, और लगातार करनी है ना, कोई एक दिन तो करनी नहीं है कि भाई एक दिन में सब कुछ दे दिया ले लो चलो हो गया मेरा काम, फ्री हो गया मैं। तो अभी लगातार काम होना है, इसलिए घबराइए नहीं, लगातार काम करिए। और जो चीज़ें बताई जा रही हो नेक्स्ट टाइम फॉलो होनी चाहिए। 6 पेज बोला तो 6 पेज, स्ट्रक्चर पे काम करने बोला तो स्ट्रक्चर पे काम करिए, शॉर्ट डाउन करने के लिए बोला तो शॉर्ट डाउन करिए इसको, है ना। एग्जाम्पल बिहार वाले तो आने चाहिए। जब आप लिस्ट बना लेंगे मेरे सजेशन का, तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आप अपनी ही चीज़ सोचते रहेंगे, बार बार मुझे बताते रहेंगे कि नहीं सर ये, तो मेरे को इम्प्रूव थोड़ी ना करना, आपको करना है इम्प्रूव। तो वो चीज़ एक एक लिस्ट बनाइए कि मैंने क्या बोला है। इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा, दोबारा भी देख सकते हैं आप। और टेंशन नहीं है ना। चलिए कीप राइटिंग, मुझे थोड़ा गैप दे दीजिए क्योंकि मैं अब क्लास भी लेना है मुझे, ठीक है।
यस सर, थैंक यू सो मच सर, अच्छा लगा सर, बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू कि आप। इवनिंग। जी जी।